प्रदेश की सरकार डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स पे जो कदम उठा रही है उसको कैसे क्रियान्वयन में तब्दील किया जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का एस्पिरेशन पूरे विश्व को मीट करने का प्रयास कर रहा है, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से अध्यात्म को इकोनॉमी में कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है, उसका एक प्रयास चल रहा है। आज का जो सेशन है सुबह का पहला, वो उत्तर प्रदेश की उन युवाओं की एस्पिरेशन है जो बाहर दूसरे प्रदेशों में न जाकर उत्तर प्रदेश में ही वो रोजगार के नए अवसर तलाश रहे हैं, पूरे विश्व को लीड करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को कैसे एक डेवलप्ड स्टेट गुजरात और अन्य प्रदेशों की तरह बना सकें, उसका एक उनका एस्पिरेशन है। उसको लेकर जो हमने सेशन रखा है उसमें हमारे साथ 3 गणमान्य स्पीकर्स हैं। हमारे साथ हैं अजय मेहता जी। अजय जी नोकिया मोबाइल्स HMD के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं अमित कपूर जी, जो नीति आयोग के साथ बहुत नजदीकी से काम करते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के चेयरमैन भी हैं और पहले भी इन्होंने हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। हमारे साथ साकेत मिश्र जी हैं, जो वर्तमान में पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसके पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में पूरे विश्व में काम किया है और वर्तमान में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज को ड्राफ्ट करने में सहयोग कर रहे हैं। मैं पहले अजय मेहता जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपना प्रोस्पेक्ट रखें। अजय जी। Namaskar, good morning. Thank you very much, Satyendra ji. It is a privilege to join this panel. मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँगा. I'll try and combine it with Hindi also. But मेरा actually करियर शुरू हुआ है यूपी में. मैंने आजमगढ़ में पहला मेरा फर्स्ट जॉब आजमगढ़ में था. I started off with ITC Limited based in आजमगढ़. पूरा ईस्ट यूपी में देखता था. उसके बाद I moved to Saharanpur and I was looking after Western UP. So for me, UP is very dear because I started off my journey from there. उसके बाद I was posted abroad. मैं US, Singapore, UK, Dubai में 15-16 साल मैंने लगाया. And then I came back to India in 5 years because I strongly believed that the opportunity and the potential in India is unparalleled. मैं नोकिया के साथ रहा हूँ. अभी 16 साल हो गए मुझे नोकिया के साथ, नोकिया मोबाइल्स के साथ. और मैंने जो नोकिया 2005 में ज्वाइन किया था वो कंपनी और आज की कंपनी में बहुत अंतर है क्योंकि पूरा इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज आया है ओवर द लास्ट 15-16 ईयर्स. 2 मिनट में अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे थोड़ा आई विल स्पेंड सम टाइम. ये कोविड के आने से काफ़ी इम्पैक्ट रहा है. अगर हम हिस्ट्री में देखें 1918 में स्पेनिश फ्लू जब हुआ था, द इम्पैक्ट इन इंडिया वाज अबाउट 18 मिलियन लाइव्स वर लॉस्ट. बट ऐसा पैंडेमिक के आने से what really happens is there is a permanent change that tends to happen. So there is always an opportunity when there is change. One of the changes that happened in 1918 was हमारा जो स्वतंत्रता का movement था. One of the reasons was because the British government's apathy towards the citizens. There was a lot of uprising around the country, which then snowballed into what is known to be the British movement. So the point I'm making is that there are difficult times. 2020 is going to be difficult to navigate. But in my opinion, there are a lot of opportunities that we can see. अभी IMF से डेटा निकला है that the world will shrink by 4.9%, India will shrink by 4.5%. But हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा environment में there is awareness, there is a lot of clean air that we are seeing. दिल्ली में ही you can see that there is a lot of improvement in the environment. We are also seeing remote working from home is becoming more of a phenomenon. So ये remote working distance is no longer becoming a barrier. कोविड के environment में I feel e-commerce in India बहुत जबरदस्त बढ़ेगा. अभी 7 लाख करोड़ के करीब है, वो जाके 15 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा 2 साल में. हमारे इंडिया में there are about 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, 45 करोड़ फीचर फोन यूजर्स हैं. मतलब if we have 50 crore smartphone, there are another 40 crore
feature phone users who are a large part of them have not even used smartphones. That is the opportunity, that they will move on to smartphones and then they will be part of this whole e-commerce industry. Education, ये कोविड की वजह से आप देख रहे हो सब लोग ऑनलाइन चले गए हैं. Massive online open courses जो बोलते हैं has really started to boom. Low cost, high quality education has become available. लोग घर से काम कर रहे हैं. लोग अपने गांव जाके they are logging on to, they are going to their hometowns, logging on and still being able to work. That provides a big opportunity. That shows that the progress, the development, the employment can also move to the lower tier markets. बहुत कंपनीज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट हो रहा है. 5G का एक बार डिप्लॉयमेंट हो जाए, हम नोकिया नेटवर्क्स की तरफ से भी वो जब 5G पे बहुत काम चल रहा है. बाय 2021 वंस वी हैव 5G डिप्लॉयड इनटू द मार्केट, फिर आप देखोगे कि द अपॉर्चुनिटी of digital the opportunity that will thrown up due to the digitization will be very very big. और आप already देख रहे हो कि इतने multinationals जियो में they are so interested in taking stake, Facebook वगैरह, और काफी funds भी हैं जिन्होंने invest किया है जियो में, and Airtel में भी काफी interest आया, Voda में भी, Voda India में भी काफी interest आया. The reason for this is that the area of telecommunication services is only going to enhance and become more and more important. Next opportunity जो हम लोग देख रहे हैं, पूरा geopolitical situation में देख रहे हैं. There is an opportunity for India to become a manufacturing hub, and I think this opportunity now is for real. इस पे मैं थोड़ा time spend करूँगा. पिछले 4-5 साल में Make in India जब से शुरू हुआ है September 2014 में, एक इंडस्ट्री जिसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है वो मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हुआ है. 2014 में 58 मिलियन फोन्स बने इंडिया में. 2019 में that number is now 330 million. That is 33 crore phones were manufactured in India in 2019. मतलब 6x ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में. 2014 में हमारे 2 फैक्ट्रीज होते थे. आज हमारे इंडिया में 268 फैक्ट्रीज हैं मोबाइल फोन्स और कंपोनेंट्स के. So this has really moved very, very fast. It has really exploded fast. और हमारा अभी गवर्नमेंट के साथ the understanding is कि ये जो 30 crores का हमने मैन्युफैक्चर किया है, ये 2025 तक we will make it 100 crores. और 100 crores में से 100 crore phones में से 60 crore phone export के लिए बनेगा. So there is a lot of opportunity, lot of potential that we see, at least as Nokia, to really look at India seriously as a global manufacturing hub. Why do I say that there is a big opportunity now? Number one, geopolitical का मैंने आपको बताया. दूसरा, per capita income India का $2,000 versus आप चाइना का ही देख लीजिए या कोरिया का देख लीजिए. China is 10,000, Korea is about 30,000. तो हमारा जो एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज है, दैट इज अ बिग पॉइंट इन आवर फेवर. सेकंड, वी हैव अ यंग वाइब्रेंट पॉपुलेशन जो सिर्फ लेबर फोर्स में नहीं बट आल्सो एज अ कंज्यूमिंग पॉपुलेशन. आई थिंक दे कैन बी वेरी वेरी यूजफुल इन ड्राइविंग इंडिया एज अ हब. वी हैव लीडरशिप इन सॉफ्टवेयर, और आप इंक्रीजिंगली देख रहे हो कि स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस इज गोइंग अप बाय द डे. And then last but not the least, government की तरफ से जो schemes निकले हैं over the last couple of months, especially for mobile phones, have been very encouraging. पहला scheme है production linked incentive, जिसमें जितना आप phone India से export करोगे, उस पे आपको एक incentive मिलेगा. That is a very powerful scheme. It is also to drive the Indian manufacturers as well as overseas manufacturers. दूसरा है SPECS, which is the scheme for promotion of electronic manufacturing components and semiconductors. इसमें you are going to get incentives to start manufacturing components. अब जो पिछले 4-5 साल में मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, that has largely been an assembly operation. हम लोग रॉ मटेरियल 70-80% का वैल्यू एडिशन इंडिया के बाहर होता था और 20-30% इंडिया में होता था. Now there is a push to manufacture components in India. तो पूरा कंपोनेंट का इकोसिस्टम, जैसे आपके बैटरीज, चार्जर्स, डिस्प्लेस, चिप्स वगैरह हुआ, उस पे there is a big push to manufacture in India so that जो gross value add है वो इंडिया में बढ़ जाए. 20-30% से it goes much higher. उस पे काफी incentives हैं. फिर electronics manufacturing clusters बने जा रहे हैं जहाँ पे we are going to provide last 200-300 over 200-300 acre
clusters where we will have the best of infrastructure to develop this. And also RODTEP है, remission of duty taxes on export products. So एक duty drawback scheme. So कहने का मतलब ये है कि the government has put a lot of schemes in place in order for us to drive manufacturing, but there's still a lot of work to be done. What can we do? I think Uttar Pradesh has done a lot already. One of the largest manufacturing clusters for mobile phones is here in Noida, where you have a lot of the brands. Samsung का factory वहीं पे है, काफी companies का factory वहीं पे है, Lava का भी वहीं पे है. So a lot of companies have come up in UP, but there's, like I said, a lot to do. I think one of the things we need to do is firstly start diverting the labor force from agriculture to manufacturing, for which जो productivity, agricultural productivity है, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है. उसको मैकेनाइज करना, उसमें लेटेस्ट इंडस्ट्री 4.0 जैसे IoT वगैरह टूल्स जो आने लगे हैं, and they are not expensive. We should start to deploy to increase the productivity of agriculture so that we can divert labor from agriculture into manufacturing. Secondly, I think the state should identify 2 or 3 sectors, and I think mobile phones, electronics manufacturing में इतना progress हुआ है UP में. I think that should be one of the categories that UP picks up, and they start looking at upskilling the labor. इसमें मैं believe करता हूँ government, academia और industry को एक साथ काम करना चाहिए. We should set up training programs, training opportunities, and upskill the labor. Start bringing them into the fold of manufacturing. Create a core team within UP, which I know is already there, which goes out and advocates and sells Uttar Pradesh and provides a window to fast track all the approvals. I think उससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है. जहाँ पे थोड़े drawbacks हैं, किसी area में अगर drawbacks हैं, be it infrastructure या be it power या be it connectivity, वहाँ पे investment should be done to build the infrastructure, and also subsidies and exemptions should be provided to industries. ताकि वो वहाँ जाके with those subsidies they can invest and build their manufacturing facilities. Customs का clearance, logistics पे थोड़ा ध्यान दें so that becomes more smooth. And I think all these put together, labor laws का already UP ने काफी मतलब progressively action लिया है, and that is really commendable to the administration of Uttar Pradesh, what they have done for the labor laws. At least for the next 1,000 days, there are some good things in place. और lastly, state को entrepreneurship थोड़ा foster करना चाहिए. आगे जाके there will be a need to create jobs. I think entrepreneurship के लिए incubation centers, entrepreneurship के लिए mentorship programs. Again, UP में some of the best institutions, educational institutions in the world are in Uttar Pradesh. I think the government should tie up with the institutions as well as with the industry to come up with programs to drive entrepreneurship. Because we need to get into the business of creating jobs. There will be enough people seeking jobs, but I think the students who are well qualified should get into the business of creating jobs. We should create opportunities for funding these entrepreneurs and entrepreneurships, and we should try and build an ecosystem for them. So summarizing, while 2020 में हमको थोड़ा, we have to navigate 2020 में we will be facing a lot of pain. Lives have to be preserved. We need to make sure that we are taking care of the people, taking care of the citizens. And I think there is a lot of good work that has already been done by the government, and I must commend them. It is not an easy job. It is easy to find fault, but really the job that is done has been very, very commendable. But 2021 onwards, this is India's decade. It is for India's it is in India's hands to take this to the next level. Whatever I have seen, I have traveled all over the world, worked all over the world, but the kind of opportunity and potential that is there in India, I don't think there are very many other countries that can that have it. And also this COVID-19 will only accelerate that process. So uske saath, I hand back to you, Satyendra ji. Thank you very much for having me here, and it is a pleasure, and over to you. धन्यवाद अजय जी. I would like to request Amit Kapoor ji to give your reviews on this session. Amit ji. Thank you, Satyendra ji, and in fact, I'll also speak in English.
But जो अजय जी ने कहा, it's very very valid. I'll just try to add a few more points for what Ajay had actually said. Uh, if you really look at how things are changing and what UP needs to do or what country needs to do, there are a couple of things which I find are far bigger that are changing. In fact, the COVID-19 crisis that we are actually seeing has shown some of the most important issues the world is facing. One of the issues that comes across very strongly is actually about disparity. And when I talk about disparity, disparity in terms of say income levels or whatever. So that's one big area that we are actually seeing and across the world. The other big danger, as the World Bank had actually put in, is that the poverty line can actually get increased. There is a danger that there are close to about 400 million people who will get back into poverty across the world. So whatever gains that we have actually seen on poverty over the last 10 years or 15 years, they might actually get lost. And then COVID-19 crisis creates a very interesting or exceptional challenge for India. India has done so much on social issues and upliftment of people over the last 10 years. There is a danger that we might lose some of those gains because of this COVID crisis. But even if we lose some of those gains, I think we are absolutely well poised to move forward. And I'll come back to that as we go along. And the second thing that we are actually seeing is, and when you talk about, say, disparity, disparity just does not mean that it is about income disparity. The disparities also is in terms of, say, how information is available to people. Uh, and this is something which we need to set right as we actually go across the board. Say, like, because of the university system that was actually had to be curtailed down or was not operational because of the COVID crisis, as there was a lockdown and everything. The question was how education can actually be given to people. The education had to be given to people through remote learning or through internet and so on and so forth. And what Ajay had actually said, like, India is one of the finest examples of how internet has actually had a huge positive. Without a doubt. In fact, when you talk about a company like Reliance Jio and the penetration it has created is exceptional. In fact, there is a very interesting study that we did which shows that with every 10% increase in broadband connectivity in the country, it actually creates a multiplier of about 3.6% on GDP. So if you really look at that thing, there is a huge positive of broadband. But now the question is there is disparity at the broadband level as well. Close to about 400 to 450 million people in India have access to smartphones and mobile broadband. So there is that large set of population which did not have access to the internet, and there was this disparity in terms of learning that actually happened. So we need to set this disparity right. So there is a whole huge opportunity. And if we are able to set this disparity right, you are already talking about multiplier effects on GDP as we go along. The next thing that we really have to understand is about how education is actually having an impact. In fact, there was this very interesting study that we did again during the time of crisis, and we were trying to understand as to what is the youth doing during this point in time. And this is one of the and it was across the world, not only India or whatever. But then surprisingly, what we found was that youth was spending more time watching Netflix or Prime or spending time on Facebook rather than actually reading. So that's a very dangerous trend. I think what we need to do is that we need to find a way that we are able to push the youth back to reading and learning and so on and so forth. Because I think there is also this very huge issue. A lot of people have started believing that if you have information, you have intelligence. Information should not be actually seen as akin to intelligence. Intelligence or whatever is more profound in terms of reading, learning, assimilating the information, staying with it, and then creating that analytical ability and so on and so forth. So we need to push that whole thing in terms of saying that how people will actually read and learn and things. So it should not so happen that the world is moving towards a peak IQ kind of a thing. So we need to actually kill that thing. The third point, which is important, is that how what do you call uh, how capitalism is actually going to change. The whole underbelly, as I would say, like capitalistic system has its own positives. It creates a lot of opportunities and things. But this also exposes something very interesting in terms of like how corporations have actually approached this whole crisis. What we are actually seeing is that companies which were in a position to support employees or people or labor
they have not supported to the extent it was actually expected from them, or they could have actually supported. So what we need to do here is that this also, how do we get our capitalistic system right? This also tells us something very important, and that is that the role of the government in terms of telling the corporations also becomes very, very clear. In fact, if you really look at it, like this whole crisis, if there has been one player which has taken the bull by the horns, it is actually the government. It is the government which has actually done some very, very critical work. And in fact, for the first time, I must actually admit, I think I feel proud of the fact that I've been paying taxes, because now the government is actually saying, oh, we are going to take care of health, infrastructure, and they're doing it at a war footing and across the states. And so that means, like, I don't feel bad about that taxation part of the story, because it is actually getting utilized for people, and so on and so forth. But now the question is, like, what the corporate world has actually done. So the corporations will have to define as to how they really do their business in the future. In fact, one of the largest enterprises which is into the learning sphere, what it did was that it did not what I call reduce salaries at the top, but they actually chucked away, or they actually threw out people or terminated people who were the office staff. Rather than saying that we can actually reduce salaries at the top and we can actually maintain our staff, they actually said, oh, anybody who's in the office staff, they are going to be the people who will actually get relieved. Rather than actually having a much more what I call humane view, that we should actually maintain these people, they have not done that. So that's something that we have to understand. The humanitarian impact that we're actually seeing is huge. We need to instill the spirit of a very interesting thing, as I would always call it, as righteous capitalism, or capitalism which is driven by dharma. Like I just wrote a piece with Economic Times last week, wherein I had actually said that what India needs is dharma, what I call capitalism, which is driven by the principles of dharma, which is like what is right, what is wrong, and so on and so forth. If we don't do that, we are actually going to be a country which will lose out a lot of things. There has been a movement there. So what I would, but then there are still some of those missing points. So when I say what needs to be done is like what government has done is great, but in terms of the capitalistic view, the corporations will have to understand that they have to bring in social objectives and economic objectives together. So when you talk about problems that you're trying to solve, there is a social objective to solving that thing. So if you talk about you're in education, you're solving the social aspect of education, but you can create a business model here. Communication, then there is internet, and then there are these mobile companies or whatever. So social objectives and economic objectives will have to come together to solve the problems and the challenges that we are actually seeing in the world today. So if we are able to bring those things together, there is a new way of looking at capitalism. There is a new model that can actually happen. So the corporations will have to change. The second thing which I believe is that people will also have to change quite strongly. There are three actors, if you really look at it, in the whole system. One is like, of course, the population. The other one is the corporations and the government. And when I say people will have to change, I think a lot of times we have actually got into the habit of just questioning. It's done like government kuch nahi kar rahi, government kya kar rahi, and all those kind of things. I think this is where we have to say is, what is the contribution that I am making towards my country? A person is always known by the contribution he makes. We all need to give back. We all need to actually work together for the country and really try to solve the problems and really take it together. If we are able to do that, I think each one of us has a contribution or a role to play. Like what Ajay had actually said, like he came back from abroad or whatever. So he's making his own way of really contributing back to the country. So this is what we have to do. Each one of us in each of our regions will have to actually contribute. And the third thing, like if you really, the third actor, which is very important, is the government. What is it that the government should actually do? I think government has done a lot of things over a period of time, but there are a couple of things which I feel government should do more. And what are those things at the country level, at the state level, or what? Then I'll come to UP as well. At the country level or the state level, I think what the government needs to do is they have to what I call create a system wherein an enabling system has to get created. I think bureaucracy is important, which does an exceedingly important role. But I think the role of the bureaucracy will have to transform from being a controller to an enabler. There has been the transformation that we have seen in the last 5 years. If we actually see that the bureaucracy has got transformed since
I think especially after 2014, the bureaucracy has got transformed significantly. It has actually taken a role of being a facilitator rather than being a controller. But I think we have to take a few more steps to really enable or creating that enabling environment. And when I say bureaucracy or whatever, I would mean typically say the IAS officers who actually are there. So they already do too much, but I think they need to bring far bigger coordination in the efforts that they do. And that is what needs to be taken forward. But having said that, I think what UP should do here is something very, very important. And I think, like, if you really look at it, like UP has this fantastic dream of being a $1 trillion economy in the next few years. And what Yogi Adityanath ji had actually said in one of his things, like UP will be the first state to actually hit $1 trillion. But how does UP hit that $1 trillion mark? And I think UP has done some exceptional steps, without a doubt. They have actually focused on a certain set of industries. Ajay had actually said two steps or two things which are very important. One is very clearly that UP has created this electronic cluster in Noida and things. The second is that they are really looking at labor laws. But I think there is 2 or 3 other things which I feel we should actually do. We should identify sectors where UP should focus on. And what are those sectors where UP can actually focus on? Like there are 2 or 3 sectors which come to my mind. And if you really look at the complete set of analysis across the board of how UP economy is functioning, there are 3-4 sectors which actually do exceedingly well. At the top of the heap is going to be electronic commerce, which is going to be huge. If you really look at it, electronic commerce is something which has just done wonderfully well out of UP. The second sector which UP should focus on, and that is where absolute great value add will happen, is footwear, or say leather and related products, because things that have actually happened in places like say Kanpur or whatever, those are the places where things can actually happen. Third is apparels, and apparels are something very, very strong from a UP point of view. The fourth thing, UP, a lot of people don't realize that UP is one of the foremost states for agricultural produce. So that means we can actually create a lot of value added across the agricultural produce. So we need to create food processing units or value added units, and that can actually be something very, very substantial that happens out of UP. And another thing which I feel that the government should focus on, I do not know if you know historically, like UP was one of the foremost industrial centers in the country until about 30, 40 years back. And then UP started losing out. So why did that actually happen? So the government should also look at places like say Panki, which is near Kanpur, if I remember the name correctly, because my Nana used to live in Kanpur, and we used to travel every year to Kanpur, and that is when we used to see this industrial area, which actually has gone down. But we need to just revive those places because they were just fantastic centers that actually used to exist. And how we create those clusters and those aspirations, those set of industries in that region is something that the government should focus on. In fact, without a doubt, like if there is one state which is having the appropriate demographic dividend, then it is UP. There are just 2 states in India which are going to have demographic dividend, which is going to stay for the next 30 years, and that is going to be UP and Bihar. So the youth is just absolutely there. The youth is ready to move, and how do we actually move that youth into doing something very significant is going to be important. So this is where I think we need to focus on 2 or 3 things from a social perspective. I think this whole crisis has also given us a direction of what government should focus on. From my point of view, my request would be to everybody, and that is that we should just focus on 2 things. Like one is investing in health and education, and that is where it is. Like if you invest in health, primary healthcare, and whatever, it would just be a fantastic thing that can actually happen. The second thing that what I said was education, and that is supremely important. And I think UP has already taken those steps. In fact, the last point that I would like to say here is that if there is one state which I believe which has huge potential from a governance viewpoint, it is actually UP. And I'll give you an example. There was a very huge negative story that was actually happening a few weeks back on the crisis or the migrant crisis kind of thing. But if there is one state which has handled it exceedingly well by focusing on creating governance structures, it is the state of UP.
In fact, that is where it is. The governance mechanism in UP is there. It has the vision, it has the wherewithal, it has the leadership. And we just need to get a few things right. The right sort of industry, change the capitalistic model, focus on health, infrastructure, and move on. And things will actually happen. I think UP is going to be the driver for India's growth. Like Maharashtra has done wonderful, Gujarat has done wonderfully well, Tamil Nadu is there, etc., etc. But if there is one state which is going to drive India's growth into the future, it is going to be the state of UP. So over to you, Satyendra ji. Thanks a lot for the opportunity, and look forward to some questions if at all. Thank you. धन्यवाद अमित जी, काफी सारगर्भित रहा। अमित जी ने काफी रखा कि कैसे कैसे प्रोस्पेक्ट्स उत्तर प्रदेश के लिए हो सकते हैं और कैसे उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की नई दिशा दी जा सकती है। मैं साकेत जी से आग्रह करूंगा कि साकेत जी अपना व्यू पॉइंट रखें, देन विल ओपन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। साकेत जी। सत्येंद्र जी धन्यवाद आज, और आप सभी को धन्यवाद। आज आप लोग इतवार के दिन हम लोग को सुन रहे हैं, और इस समय शायद प्रधानमंत्री जी के मन की बात का भी समय है। तो मैं सबको ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि अगर समय निकाल लें तो आप लोग रिकॉर्डिंग करके सुन लें, क्योंकि डिटेल और छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ों से सार निकालना शायद हमारे प्रधानमंत्री जी के बराबर कोई नहीं करता है। तो उसमें कई सारी सीखें होती हैं जो कि सुनने लायक होती हैं। दूसरा, मैं जब आज आप सभी के साथ हूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरा जो तजुर्बा है वो तीनों चारों जगह का है। एक तो मैं करीब 19 वर्ष बाहर रहा था निजी क्षेत्र में, और 2017 में वापस आया था। दूसरा 94 में बैच का मैं IPS था, उसमें भी यूपी काडर मिला था। और अब थोड़ा बहुत समाज सेवा कर रहा हूँ, तो जो मुझे देखने को मिल रहा है उसके फाउंडेशन पर आज जो मैं जो कुछ शब्द बिंदुओं पे वार्तालाप करूँगा। और अजय जी, अमित जी ने जो ऑलरेडी बोला है, मेरे हिसाब से सब संक्षिप्त में बहुत बड़ी बातें बोली हैं, और उनसे चीज़ें हमको सीखने के लिए मिली हैं। मैं एक तो कारण यह है कि जो कुछ मैं बोलना चाहता था दोनों जन ने बोल लिया, तो मैं थोड़ा मुश्किल में था। पर मैं थोड़ा सा हट के बोलूँगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरा पैतृक देवरिया है, ननिहाल श्रावस्ती है। तो मैं घर वाले की तरह बोलूँगा, और कुछ कटु ट्रूथ, हार्ड ट्रूथ्स बोलूँगा, जो कि फोकस होंगे कि हमारे नवयुवक लोग जो आप लोग हैं, उनके भविष्य को कैसे उजागर किया जाएगा, उनके लिए कैसी अच्छी चीज़ें, कैसे उद्योग लग सकता है, कैसे नौकरियां मिल सकती हैं, कैसे रोजगार क्रिएट हो सकता है, उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा। दुख की बात तो यह है कि मैं अगर कहीं और संगठन होता तो मैं शायद आज भी नवयुवक कहला रहा होता, पर अब यहाँ पे बूढ़ा बना दिया गया हूँ, तो मैं बोलूँगा बूढ़े की तरह। तो आप अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में समझिए जो घटक इंग्रेडिएंट होते हैं सक्सेस के, सब कुछ है हमारे पास टैलेंट है। आप अगर 35 लाख श्रमिक वापस आए हैं, 35 से 40 लाख के बीच श्रमिक वापस आए हैं हमारे प्रदेश में, वो सभी किसी न किसी उद्योग में काम कर रहे थे, किसी न किसी दूसरे अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और सबका हुनर था कुछ न कुछ। तो एजुकेशन है, स्किल सेट है लोगों के पास। उत्तर प्रदेश में हिस्टोरिकली पढ़ाई अच्छी होती थी। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं, 25 से 26 करोड़ लोग हैं इस समय। तो इस समय वहाँ पे डिमांड, उत्तर प्रदेश मार्केट अच्छी है। परंतु पिछले 70 वर्ष से, अमित जी ने कहा 40 वर्ष, मैं तो कहूँगा 70 वर्ष से, और एक किसी राष्ट्रीय नेता ने बहुत सही मुझे एक बार व्यक्तिगत रूप में बात करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा नेता सबसे ज़्यादा होंगे देश में। और उसका कारण ये है कि हम लोगों ने, और मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं कुछ कठोर शब्द यूज़ करता हूँ, अग्रिम माफ़ी आपसे चाहता हूँ, पर हम लोगों ने राजनीति को पेशा बना दिया है, विकास को नहीं बनाया है। और उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी समझिए जिस स्पेस से बढ़नी चाहिए वो तो नहीं, जो केक हमारा है वो घटता जा रहा है। और उसमें हम लोग छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट घटित रूप में बनाते बनाते
अपनी केवल इलेक्शन देखते थे तो नेतागिरी और राजनीति में उत्तर प्रदेश अग्रिम रहता था और सब चीजों में हम लोग पिछवाड़े रहते थे। तो उसका कैसे, उसमें कैसे परिवर्तन लाया जाए उस पर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से दो चीजें किसी के लिए इंतजार नहीं करती हैं। एक है समय, 70 साल जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश पीछा होते जा रहा है, और दूसरी है सफलता। चाहे कोई कुछ कहे, सफलता एक ऐसी चीज है जब मिलती है नहीं मिलती है, उसमें कोई बीच का एरिया नहीं होता है। और ये हम लोग जब इम्तहान देते हैं तो हमारे व्यक्तिगत रूप पे होता है, प्रदेशों के बीच में होता है। आखिर एक कोई कारण होगा और हम सबको इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है कि अगर कोई बाहरी आता है तो वो जब लगाना चाहता है, कोई अभी गाड़ी का मैन्युफैक्चर की बात हो रही थी, किया वाले शायद आंध्रा से हटना चाहते हैं, तो उनसे अगर पूछा जाए कि वो निवेश कहाँ करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, 5-7 प्रदेशों के बाद हम लोग का नाम आता है। क्यों नहीं हम लोग का नाम पहले 3 में आता है? तो प्रदेशों के बीच में, ऐसे ही देशों के बीच में होता है। हम लोग अपने घर में बैठ के कुछ भी कहते रहें कि हम लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, पर जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आप प्रदेश के अंदर ही देखिए, अमित जी ने भी कहा, अजय जी ने भी कहा कि नोएडा में बहुत अच्छा है, पर जब निवेश आता है तो नोएडा के आगे कोई नहीं कुछ सोचता है। तो जो मैं पहले अभी बता रहा था कि 70 साल से हम लोग ने अपने पिछड़ेपन को ऑलमोस्ट कल्टिवेट किया था राजनीति की वजह से, जो कि अब योगी सरकार बदल रही है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, पूर्वांचल में पूरी तरह से होलिस्टिक विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं, प्रदेश भर में एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। आज जब मैं बचपन में जाता था बहराइच, तो घाघरा के ऊपर ब्रिज भी नहीं होता था, घाघरा को हम लोग बाढ़ से क्रॉस करते थे। उस समय करीब 4.5 घंटे 5 घंटे लगता था, कम से कम एक बार टायर फटता था बीच में। आज की डेट में 2 घंटे में आदमी घर से घर पहुंच जाता है। गोरखपुर का जो रास्ता है अब बलिया तक पहुंच जाएगा। तो रोडें बन गई हैं, बिजली अधिकतर जगह पहुंच गई है, बिजली तार ही नहीं पहुंचे, बिजली भी पहुंच रही है जगह जगह, गांव-गांव में। कितनी पहुंच रही है उसमें सुधार होता रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो गया, तो हमारे पास जो कुछ होना चाहिए इस समय हो गया है। तो मेरे हिसाब से 2 चीजें बदलने की जरूरत है अगर हम लोग को प्रदेश में निवेश लाना है, रोजगार लाना है। पहला है कि हमारे जो नवयुवक हैं, देखिए हम लोग की आधी जिंदगी कट गई है, तो अब हम लोग को जो करना था कर लिया है, आपके माता पिताओं ने भी जो करना था कर लिया है। जो नवयुवक हैं उनको, जो हमारी पुरानी बेड़ियां, आज अगर आप किसी भी छोटे शहर में जाएं तो स्पेशली कहना नहीं चाहिए, पर पिछली सरकार भी, मतलब राजनीतिक मामला नहीं है, पर पिछले 2 सरकारें जो थी, जो कार्यशैली बनी है, वो कार्यशैली क्या है कि आदमी गुंडैती करता है। हम लोग आधे टाइम पहले शस्त्र के लाइसेंस की लाइन में लग जाते हैं। अब भाई शस्त्र के लाइसेंस, शस्त्र कितनी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, पर कितना समय बिताते हैं। हर व्यक्ति को सबसे बड़ा स्वर्ग क्या मिलता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए किसी सिफारिश से, फिर सिफारिश के बाद उसके बाद जिंदगी भर बिताई जाए कि ट्रांसफर हमारे घर से ना हो। तो एक हताशता के विरुद्ध लड़ाई जिंदगी भर हम लोग जीते रह रहे हैं पिछले कुछ वर्षों की वजह से। सबसे पहले हम लोग को ये मानसिकता तोड़नी है और थोड़ी आकांक्षाएं अपनी बढ़ानी है कि शस्त्र लाइसेंस, अगली नौकरी, केवल डिग्री पास करना यही नहीं है। हमें अपना सफलता का जो डेफिनेशन है, सफलता की डेफिनेशन को बदलना है। अगर कोई आदमी अपनी नौकरी लगा रहा है, अपना व्यवसाय छोटा से छोटा लगा रहा है, मोबाइल अगर बन रहे हैं नोएडा में, तो अगर मोबाइल की रिपेयरिंग का काम हर जगह शुरू हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हर जगह शुरू हो, उसका हमें इस समय सम्मान करने की जरूरत है। कि होता क्या है, हम लोग के मानसिकता में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं खुद अपना कुछ शुरू करता शुरू में, तो मुझे कहते हैं अरे ये तो फेल हो गया लड़का। क्योंकि हम लोग को ये अब सम्मान देने की जरूरत है कि कोई हिम्मत करके, हुनर प्राप्त करके कोई काम अपना करे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। और आप लोग नवयुवक हैं, अगले 10 साल ऐसे पीरियड, जो अमित जी ने कहा डेमोग्राफिक जो यूपी की है, हम लोग को अगले 10 साल में जो चांस मिली है उसको इस्तेमाल करके खुद छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने की बात है। सरकार हमें जो दे रही है पैसा,
जैसे मुद्रा लोन मिलते हैं, अलग अलग लोन मिलते हैं, उनको हम लोग ग्रांट ना समझें, मन में ये लेके चलें कि एक पैसा जो लिया है उसको इस्तेमाल करके केवल अगली शादी में या अगले दावत में नहीं खत्म करना है, उससे कुछ नया बना करके वो पैसा वापस भी करना है, क्योंकि जब वो पैसा वापस बैंक में जाएगा फिर से हम ही लोग को मिलेगा, और हम ही लोग को मिलने के बाद हमारी सफलता ही बढ़ेगी। तो हम लोग को खुद अपने हाथ में अपना भविष्य लेकर के नए व्यवसाय चलाने की आदत डालनी है। ऐसा ये नहीं कि नौकरी बंद कर देनी है, पर किंतु जरूरत यह है कि कोई, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, अगले 20 वर्ष में जो लोग उद्यमी होंगे सबसे ज्यादा नौकरी वही लोग देंगे। और हमारे प्रदेश में उद्यमी बनने के लिए हर चीज है, तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता बननी। तो ये तो हमारा व्यक्तिगत रूप पे है। दूसरी तरफ एक और है कि हम लोग का, जो अमित जी ने भी जिसका जिक्र किया था, कि सरकार से हम लोग क्या चाहते हैं। डीएम साहब लोग होते हैं हर जिले में, या तो उनके समय पे हम लोग जाकर के कहते हैं कि भाई इसके विरुद्ध एफआईआर लगा दी जाए, इन अफसर को लाइन हाजिर कर दिया जाए, इनको कुछ और कर दिया जाए, या जाके बात करें कि भाई किस तरह से अगली रूरल सड़क बनेगी, मंडी में अगर पानी आ रहा है तो पानी कैसे रोका जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। माननीय योगी जी जब सांसद थे गोरखपुर के, तो शायद वहां के 2 पुल टूट गए थे, और 2 पुल के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, जो नॉर्मल हालत होती है वो नहीं था। उसमें शायद माननीय अवनीश अवस्थी जी वहां के डीएम थे। वहां के ही सारे बिजनेसमैन लोगों ने और लोगों ने श्रमदान करके 2 ब्रिज बनवा दिए, जिससे विकास हुआ। तो हम लोग को सरकार से केवल बेसिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, हम लोग को सरकार से विकास में सरकार का भागीदार बनने की जरूरत है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग व्यवसाय लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर सरकार के पास भी समय लिमिटेड रहता है, उसका हम लोग या तो इधर उधर की बातों में, फाइलें घुमाने में कर सकते हैं समय, या हम लोग आगे कर सकते हैं। और अगर गलती देख रहे हैं हम लोग कि अगर किसी के विरुद्ध गलत घटना घट रही है, तो हम लोग को आगे बढ़ करके फ्रंट फुट पे जा करके सरकार से डिमांड करनी होगी कि जो चीज सही है वो करने की जरूरत है। क्योंकि वो आज आप देखें और प्रदेशों को देखें, जैसे तमिलनाडु है, वहां पे भी सरकार जयललिता जी के मरणोपरांत समझिए थोड़ी बहुत ढीली है, किंतु आप देखेंगे कि सरकार की जो प्रशासनिक विधि है, जो कार्यशैली है, वो नहीं बदलती है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। तो अगर व्यक्तिगत रूप से हम लोग अपनी आकांक्षाएं बदलेंगे और नई चीज को, अपने हुनर को, स्किल्स को अपग्रेड करके नए व्यवसाय शुरू करके उद्यमी बन के काम करेंगे, दूसरा सरकार के साथ भागीदार बनेंगे, तो हमारे पास जो इकोसिस्टम होता है प्रगति का, वो क्रिएट हो जाएगा। तीसरी चीज है जो निवेश के लिए मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, कि आज जो भी निवेशक होता है उसके पास कम से कम किसी भी समय, जो 500 करोड़ मान लीजिए लगाना चाहता है, तो उसके पास कम से कम 5 देश होते हैं लगाने के लिए। और मान लीजिए उन 5 देशों में भारत को उन्होंने चयनित कर लिया है, तो उसके बाद उनके पास कम से कम 7 या 8 प्रदेश होते हैं। तो जरूरी है कि व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक, लोकल सामाजिक, स्थानीय सामाजिक रूप से हम लोग खींच करके लाएं निवेश को। क्योंकि अगर हम लोग खींच करके निवेश को नहीं लाएंगे तो निवेश नहीं आएगा। हम लोग को निवेश के साथ भी भागीदार बनना होगा। अगर कोई फैक्ट्री लगती है और सुबह शाम वहां पे कोई आंदोलन शुरू हो जाएगा, या कहना नहीं चाहिए थोड़ा भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा लोकल स्थानीय लेवल पे, तो हमेशा निवेश वाले 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मार्केट बहुत अच्छी है, पर हट जाएंगे। तो हम लोग को खुद जिम्मेदारी लेकर के निवेश का स्वागत करना है। निवेश को लाने के लिए जो कुछ जरूरी है, अगर मान लीजिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं तेलंगाना का,
एयरबस जो है, जब वो हैदराबाद लगाने गए तो तेलंगाना ने उनको, यही नहीं कि जमीन ये सब तो मिल गई, वो मिल गई, वो तो बड़ी आसान चीज़ है। उसके बाद तेलंगाना और तेलंगाना के लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग जो भी उनके नंबर थे, जिनकी ज़रूरत थी लोगों की स्किल के लिए, इतने लोग को हम लोकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा करके एयरबस को क्या ज़रूरत है किन स्किल्स की, उसके हिसाब से 3-6 महीने का कोर्स करा करके एयरबस को मदद करेंगे। तो समाज, व्यक्तिगत रूप, सरकार, तीनों जब एक साथ आएंगे तब मेरे हिसाब से प्रदेश का विकास होगा। और इस विकास में सबसे बड़ा योगदान होगा नवयुवकों का, क्योंकि जब आप लोग आगे कदम करे रखेंगे, सुदृढ़ रूप से कदम रखेंगे, तब हर व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, क्योंकि नवयुवक ही हमारे भविष्य हैं। नवयुवक ही राजनीतिक रूप में सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। और नवयुवकों को ही लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अब इस लक्ष्मण रेखा के आगे हम प्रदेश को गिरने नहीं देंगे और हम इसके आगे ही जाते जाएंगे। कार्यशैली बढ़ाएंगे, अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। हम सबको आप सभी को मैं बार बार कहूंगा, भागीदार बन के समझिए। एक संग्राम है, कोविड है एक संग्राम, पर कोविड एक ऐसा समय है जो कि हम अपने आप में परिवर्तन भी कर सकते हैं, अनुशासन ला सकते हैं। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि मैं फिर से कहूँगा कि हम लोग की तो आधी जिंदगी कट गई है, पर आप सभी को आगे आकर के अपना भविष्य, अपने स्थानीय क्षेत्र का भविष्य, अपने प्रदेश का भविष्य और अपने देश का भविष्य, क्योंकि ये देश अगर उत्तर प्रदेश नहीं आगे बढ़ेगा तो भारत नहीं आगे बढ़ सकता है। ये सब आप ही लोग की जिम्मेदारी है। आप ही लोग के पास स्किल सेट है, आप ही लोग के पास ऊर्जा है इसको आगे बढ़ाने की। और जब ये तीनों चीजें, व्यक्तिगत, स्थानीय और सरकारी प्रशासनिक, एक साथ एक ही दिशा में काम करेंगे तो हमारे पास निवेश आएगा। निवेश आएगा तो नौकरियां आएंगी, नौकरियां आएंगी तो अपने आप प्रशासन भी प्रगति की तरफ उड़ेगा, हम सबकी पढ़ाई होगी। और साथ साथ जो चीज़ें अमित जी ने कही थी कि स्वास्थ्य में जो इन्वेस्टमेंट जरूरी है उत्तर प्रदेश में, वो होगा। रिसर्च, अनुसंधान में जो वृद्धि की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग का अनुसंधान थोड़ा सा पीछे है। अनुसंधान की जरूरत है कि जब मान लीजिए 5G तो है, 6G का जब तक समय आता है तब तक यूपी की कम से कम एक कंपनी होनी चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर, 6G के सॉफ्टवेयर में देने में सबसे आगे हो। एक कम से कम यूपी की कंपनी होनी चाहिए जो कि हार्डवेयर में सबसे जरूरी चीजें बनाती हों। तो अजय जी, आशा है आप थोड़ा सा निवेश करेंगे 6G टेक्नोलॉजी में। किंतु मेरा बस ये कि जब वो एक, मैं हिंदी शब्द नहीं जानता हूँ उसका, जो वो कहते हैं कि एक साइकिल बन जाता है, वर्चुअस साइकिल, कि काम अच्छा होगा, निवेश आएगा, निवेश से नौकरियां होंगी, लोग प्रगति करेंगे, अपने आप और ज्यादा निवेश आएगा। तो वर्चुअस साइकिल हो जाता है। हर आदमी अपने आप को प्रगति की तरफ, प्रगति में सम्मिलित करने के लिए लग जाता है। आखिरी शब्द जिसके बाद मैं अपने को विराम दूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक और क्षमता है, वो है कृषि उद्योग की। और ऐतिहासिक रूप से हम सभी, और मैं अपने आप को भी कहता हूँ, अपने परिवार को भी कहता हूँ, हम सभी लोग कृषि छोड़ करके भागे हैं, क्योंकि हमारी होल्डिंग बहुत छोटी थी। वहाँ पे आप समझिए कृषि उत्पादन में पैसा भी ज़्यादा नहीं था। हम सबको खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि कृषि उद्योगों में क्या क्या नया शुरू हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग शुरू हो जाए, थोड़े से समय पे अच्छे ऑर्गेनिक क्रॉप की खेती शुरू हो जाए, जिससे कि हमारे कृषकों को थोड़ी आमदनी ज़्यादा हो। ऑलरेडी जो माननीय योगी जी ने शुरुआत की है कि कम से कम मंडियों को, और माननीय मोदी जी के जो अभी पिछले हफ्ते ही शायद कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मंडियों को जो किसानों की आमदनी होती थी उसका कम से कम 50% उड़ जाता था बिचौलियों के साथ, वो सब काटने की काफ़ी कोशिश की गई है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि हम सब लोग मूल रूप से थोड़ा बहुत गाँव में अपना बेस रखते हैं। सोचा जाए कि गाँव में छोटी छोटी चीज़ें, मैं कहता हूँ 10 एकड़ किसी तरह खोज करके पूरे परिवार के रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की जाए, तो उससे भी थोड़ा सा जो हमारे नगरों के ऊपर प्रेशर है वो कम होगा और लोगों का विकास हो सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है, इतनी उपजाऊ जमीन, आप लोग अगर जाएं, आप लोग देखते होंगे देवरिया में, मतलब कहीं पे भी बीज डाल दीजिए
तो पेड़ उठ जाता है। तो उसका अगला कदम जो है, अभी इस समय क्या होता है कि भैया कर दिया सरकार ने, जो भी मिनिमम प्राइस की उस पर जाके भेज दिया, उसमें भी रोना पड़ जाता है, हम सभी जानते हैं। तो जरूरत ऐसी है कि हम अपने कृषकों को नई चीजें सिखाएं और कृषि कार्यों में निवेश करें, जिससे कि उनकी भी आमदनी बढ़े, क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ेगी तो हम सबकी वृद्धि होगी, उत्तर प्रदेश की मार्केट बढ़ती जाएगी। तो इन शब्दों के साथ मैं सत्येंद्र जी आपको वापस देता हूं माइक, और सवाल जवाब, आशा है सब लोग जगे होंगे अभी भी। धन्यवाद साकेत जी। जैसे साकेत जी ने आखिरी में कहा कि उत्तर प्रदेश के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो है कृषि आधारित उद्योगों का विकास के लिए। और जहां तक हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमिक बेस है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक कृषि पे आधारित है, तो किस तरीके से उसको नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजीज के इंटरवेंशन के साथ कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार पूरे विश्व में जैसे बात हो रही है आजकल की स्मार्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कैसे डेवलप किए जाए, तो कृषि भी एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे कृषि आधारित इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हम कर सकते हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं लीड ले सकता है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के चाहे पूर्वांचल हो चाहे वो पश्चिमांचल हो, सारे जितने भी क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा उर्वरक हैं, उर्वरा शक्ति उनकी बहुत ज्यादा है। लगभग हर तरीके की क्रॉप्स हम ले लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक क्रॉप्स हो चाहे वो हाई यील्ड क्रॉप्स हो, तो सभी हम ले सकते हैं। तो उसमें किस तरीके से स्मार्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप किया सकता है, इस पे भी विचार आने वाले समय में हम करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि एक नया सेशन हम कर सकें इसी पे आधारित कि किस तरीके से उसका विकास हम करें। मैं सभी प्रतिभागियों से चाहूंगा, जो जो प्रश्न आपके मन में है, रेज हैंड करके एक अपने आप ऑप्शन है, जैसे आपने कल किया था, उसी तरीके से रेज हैंड कर सकते हैं और अपना प्रश्न अपने जितने भी तीन हमारे स्पीकर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। नवनीत कुमार जी हैं जेएनयू से। नवनीत जी। नमस्ते सभी को। मेरा प्रश्न अजय मेहता जी से है। जी आवाज आ रही है ना सत्येंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, थैंक यू so much for your thankful insights. As I belong to 90s born kids, and I had first experience the communication technology with Nokia's phone only. So, बट हमने कुछ साल पहले ना फिर एक दौर देखा जहाँ नोकिया के पॉपुलरिटी में कमी आई। पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर था, हम लोग यूज करते थे। फिर अभी मार्केट के साथ इसे उठते हुए देखना भी हमें सुकून देता है, क्योंकि एज अ बॉर्न of 90s kid, I'm a big fan of Nokia. Sir, my question for you that what is the special plans of Nokia to cope up with the market on current market level? And before your answer, I also want to point out about Samsung Mobile, जिससे मुझे एज अ कोरियन लैंग्वेज लर्नर एंड टीचर नजदीक से देखने का मौका मिला। जैसे सैमसंग आज के डेट में सिर्फ मोबाइल बेचने पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि ऐसे कई सारी चीजों पर जिसको वो प्रैक्टिस करता है, जिससे उसकी कंपनी पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कोरियन कल्चर को डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू प्रमोट करना इत्यादि, जिसमें मेरा पीएचडी रिसर्च भी है। तो फिर क्या ऐसे प्रोग्राम्स को भी शेयर करें सर, कि नोकिया अगर हमारे देश में कुछ ऐसा कर रहा है प्रमोट करने के लिए और रोजगार के लिए। जी अजय सर। थैंक यू वेरी मच नवनीत जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी रेलेवेंट। तो मैं कोशिश करूंगा आंसर करने के लिए। ये हमारा जो इंडस्ट्री है, जो 90s अर्ली 2000s में था और जो आज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने 2007-2008 में, जैसे आपको मालूम है, आपने पीएचडी किया तो आपको मालूम होगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन का था। अब वो पूरा डिस्टर्ब हो गया एंड्रॉयड के आने से। अब एंड्रॉयड के आने से फिर हम लोग ने विंडोज़ फ़ोन उठाया, क्योंकि हमको लगा विंडोज़ फ़ोन के साथ अगर हमने पार्टनर किया तो हम एंड टू एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो डिलीवर कर सकते हैं। विंडोज़ फ़ोन नहीं चला तो फिर हमने 2016 में फिर से हमने एंड्रॉयड फ़ोन शुरू किया है।
अब हम अपने आप को कैसे competitive करें, जैसे आपको मालूम है इस इंडस्ट्री में 70% ब्रांड्स जो हैं वो चाइना के ब्रांड्स हैं, जो चाइना में उनका बहुत लार्ज वॉल्यूम, बहुत बड़ा स्केल है। तो हम लोग का स्केल अभी जिस लेवल पे है, हमने अभी प्लान किया है कि हम अपना जो बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको ज़्यादा competitive बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी में मैं भी अभी देख रहा हूँ। इसके पहले मैंने सेल साइड में मैं था, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ कैन वी बिल्ड अ फार मोर competitive बैक एंड इकोसिस्टम। उसी में वी आर सीइंग इंडिया एज अ पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन। हम लोग बस मैन्युफैक्चर नहीं करना चाह रहे, हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D, इंजीनियरिंग और फिर मैन्युफैक्चरिंग करने का हमने प्लान बनाया है यहाँ पे इंडिया में। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारे लिए, जैसे आपने बोला है कि नोकिया का बहुत बड़ा फैन बेस है, हमारा कंज्यूमर बेस जो है इंडिया में वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही लॉयल कंज्यूमर बेस है। तो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द लोकल कंज्यूमर हम प्रोडक्ट डिजाइन हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे, एंड हम लोग यहाँ पे हमारा पूरा जो ऑफरिंग है वो यहाँ से शुरू करेंगे। जहाँ तक नोकिया का सवाल है, नोकिया का फोन्स भी है, नोकिया का नेटवर्क भी है, जैसे आपको मालूम है। नोकिया नेटवर्क का तो कंपनी अलग है, हम उनका हम बात नहीं कर सकते हैं, बट हमको मालूम है कि हमारा जो फोकस है, जैसे साकिब जी ने भी कहा था कि 5G 6G का जो हमारा फोकस है, वो फोकस भी हम नोकिया नेटवर्क्स के साइड से हो रहा है। तो हम डिवाइस लाएंगे आपके पास जो इंडिया में कंसेप्चुअलाइज होगा, इंडिया के कंज्यूमर को टारगेट होगा, नेटवर्क भी पैरेलली होगा। इसको दोनों कंबाइन करके हम कंज्यूमर तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारा बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। हम डिटेल्स प्लान का नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी मतलब फिलहाल प्लानिंग फेज में ही है, बट हमारा जो प्लान है, हम अभी 120,000 स्टोर्स पे नोकिया बेचते हैं। हमारे पास हम लोग का प्रेजेंस 12,000 टाउन्स के ऊपर है। हमारा फोकस, जैसे आप जानते हो, फीचर फोन जो है, जो बेसिक फोन है, हम उस पे मार्केट के नंबर 2 है। हमारा सब इन्वेस्टमेंट जो जाता है वो Tier 3, Tier 4 मार्केट रूरल में हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि वहीं पे हमको लगता है इंडिया का नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगा, और वहीं पे नोकिया का भी काफी मतलब ब्रांड रिकॉल और ब्रांड लॉयल्टी है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो चालू रहेगा। हम लोग ब्रांड को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे हम बहुत एफर्ट, रिसोर्सेज लगा रहे हैं, और आगे जाके देखते हैं। आपको भी पता चलेगा। वंस वी हैव इन्वेस्टेड एंड वी आर इन द मार्केट, इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, एक तो वत्सल जी का है और एक प्रश्न मेरा है अजय जी से, क्योंकि अजय जी ने बताया कि वो आईटीसी के साथ उत्तर प्रदेश में कार्य कर चुके हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब भारत को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा बहुत तेजी से, चूंकि डिमांड, हमारे पास लैंड रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल हैं, वी हैव बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको हमें फीड करना है, फूड सिक्योरिटी बहुत हाई है, तो प्लस साथ में ही फार्मर्स की इकोनॉमी को भी डबल करना है। तो हम किस तरीके से मतलब आपको क्या लगता है कि आईटीसी जैसी कंपनियां जो लार्जर पैमाने पे एग्रीकल्चर बेस्ड काम करती हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, वो कैसे इसको आगे बढ़ा सकती हैं? या तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल है। मैं ऑफ कोर्स मैं आईटीसी छोड़ के अभी 18 साल हो गए हैं, पर मुझे मालूम है कि दैट आईटीसी इज इन्वेस्टिंग एंड हैज ऑलवेज इन्वेस्टेड वेरी हेविली बिहाइंड एग्रीकल्चर एंड बिहाइंड फार्मिंग, बट नॉट आईटीसी पर्टिकुलरली, बट अगर हम लार्जर कॉर्पोरेशंस का देखें, लाइक आई सेड, अभी ये 4G 5G टेक्नोलॉजी के वजह से there is a lot of technology that can be deployed in the rural Tier 3, Tier 4 markets of India. And for the deployment of this technology, I think the corporations will play a very, very big role. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एकेडेमिया को एक साथ काम करके we need to make sure that we are upskilling the youth of today also. एक हमने कहीं पढ़ा है कि 85% of the youth of today will be doing a job in 2030 that is not yet been invented. इसका मतलब ये है कि 85% के हमारे जो नौजवान हैं वो जो काम करेंगे 2030 में, अभी तक वो जॉब अभी क्रिएट नहीं हुआ है। This means that continuous skilling is needed. जो पुराना हमारे टाइम पे होता था, 4 साल कॉलेज करो और 40 साल काम करके रिटायर करके आप घर जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। Now it will be continuous skilling. और ये जो हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है, आप भी देखोगे कॉलेजेस ने सब
लो कॉस्ट में पूरा मटेरियल, हाई क्वालिटी मटेरियल अब एक्सेस कर दिया। तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो होने वाला है आगे जाके। सबको, एवरीबॉडी विल हैव एक्सेस टू दिस। अब सरकार का, हमारा सबका काम है कि हाउ डू वी मेंटर द यूथ, हाउ डू दे प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ लर्निंग, and then how do we use them to drive growth for the industry. इसलिए मैंने बोला ये entrepreneurship, जैसा साकेत जी ने भी बोला था कि, और अमित जी ने भी कहा कि what is it that we can do. हमको सोचना है, आपको सोचना है, नौजवानों को सोचना है। हम तो of course half our life is already over, but आपको सोचना है कि what is it that you can do. And from the state we need to provide the opportunity and a platform to harness, to control, to get hold of this talent that we have and provide them opportunities to start. So job creation मेरे हिसाब से has become very very important. आज के नौजवान को वहीं पे फोकस करना चाहिए कि based on all the tools that are available वो job create कैसे कर सकते हैं, ये हमको देखना है और हमको nurture करना है। आप म्यूटेड हो सत्येंद्र जी। वत्सल जी, लास्ट प्रश्न है वत्सल खट्टर जी। जी नमस्कार, मेरा प्रश्न साकेत जी से है। साकेत जी आप सुन पा रहे हैं मुझको? जी 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 साकेत जी नमस्कार। सर अभी रिसेंटली जो चेंजेस किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेजर रिलीव्स दिए हैं एमएसएमई सेक्टर को और स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीव दिया है लेबर लॉ से रिलेटेड, लेकिन उसको कम्युनिकेट उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है टू बिजनेसेस एंड टू इंडस्ट्री एट लार्ज। अभी भी बहुत ज्यादा क्लटर्ड है ये समझ पाना कि कौन से लेबर लॉज एप्लीकेबल हैं या एमएसएमई को एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो इस पे आप क्या देखते हैं, किस तरीके से इसका और बेहतर कम्युनिकेशन हो सकता है ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें? नमस्कार वत्सल जी, जो आपने बहुत ही सही बिंदु आपने पकड़ी है, क्योंकि मेरे हिसाब से भी मैं भी जो इस समय काम करता हूँ ज़्यादातर एमएसएमई के साथ ही करता हूँ। देखिए दो तीन कारण हैं। एक पहला कारण है क्योंकि ये सारे जो पैकेज इस समय नए नए अनाउंस हुए हैं ये करीब 15-20 दिन के समय के अंदर अनाउंस हुए हैं और कोविड से संघर्ष करने के लिए इनका मेन था, तो इसलिए कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक डेफिनेटली हुआ है। और दूसरा एक कारण था कि अनाउंसमेंट हो गया मार्च जो भी 23 या 25 जब भी हो गया था उस हफ्ते, और उसकी कई सारी चीज़ों की कैबिनेट की जो मीटिंग होती है जहाँ पे अप्रूव होता है उसके बाद होता है, उसमें करीब 1-1.5 महीने का फर्क था। तो हुआ ये कि शायद एक तो लोगों का उत्साह भी उस दिन तो हुआ, उसके जब पहले दिन बैंक गए कि हमें लोन मिल जा चाहिए, पता चला लोन अभी अनाउंस हो गया था पर समय लगता है करने में, उसकी इम्प्लीमेंट करने में, तो वो गैप की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस समय, अब जैसे कुछ स्कीम की TLTRO, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम वगैरह जो हैं, उनके बारे में पिछले 5-10 दिन में जो डिटेल्स हर बैंक से आए हैं वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि हम लोग भी लाइन में लगे हैं उस लोन्स के लिए। तो पिछले 10-15 दिन में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ है कम्युनिकेशन, जितना अच्छा होना चाहिए था नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन बैंकों के बीच में भी, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएं तो एक अलग स्तर है, और कुछ बैंकों का मैं नाम नहीं लूँगा, पर वहाँ जाइए तो वो मतलब थोड़ी अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, और उसमें वही है कि आखिर हर बैंक के व्यक्ति को खुद अपने हाथ में लेकर के डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। अगर सब कुछ हम, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप हुआ है मेरे हिसाब से, उसमें परिवर्तन हो करके पिछले 15 दिनों में काफ़ी उधार हुआ है, तो इसलिए बेहतर होना चाहिए। और TLTRO के अगर आप नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकला है। साथ साथ क्योंकि ये क्राइसिस में आई है, जो आपने दूसरा पॉइंट में किया है वो भी मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हो या जो इस समय मल्टीपल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह अनाउंस हुई हैं। इतनी सारी स्कीमें हैं कि कभी कभी नॉर्मल व्यक्ति के उसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि भाई कौन सी स्कीम हमारे लायक है, कौन सी नहीं है। मेरा
मतलब सुझाव सरकार के लिए भी यही है, पर मेरे हिसाब से सरकार ये करेगी जैसे ही कोविड थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि इस समय तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अमित जी ने बताया कि अब 35 लाख 40 लाख लोग अगर उत्तर प्रदेश में आए तो उनको किस स्कीम से खाना मिले वो जरूरी नहीं, पर खाना मिलना जरूरी है। तो इस समय हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था चलती रहे वो जरूरी है, पर मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन करने की जरूरत होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कैसे दिए जाएंगे, उनकी एक या दो स्कीम होंगी। हेल्थ सेक्टर के वो तो आयुष भारत का जो है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक बड़ी स्कीम में किस तरह से किया जाए, तो कंसोलिडेशन की जरूरत है। पर मेरे हिसाब से वो समय के साथ आएगी, आशा है आएगी। पर आपका जो आपने जो सजेशन दिया मेरे हिसाब से एकदम 100% सही है। कंसोलिडेशन और सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अभी मुझे लगता है क्योंकि इतने सारे लोग इधर उधर जा रहे थे, अपने घरों जा रहे थे, और कि थोड़ा सा स्थिरता से रह कर के जो जो सूचनाएं मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएंगी। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही है, पर मेरा तजुर्बा यह है कि पिछले 15 दिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, और मेरे हिसाब से ग्रेजुअली कंसोलिडेशन आशाएं हो सरकार करेगी, क्योंकि सरकार के पास भी इतना साधन नहीं है कि 100 स्कीमें एक साथ चलाते रहें। सरकार 100 की जगह अगर 10 अच्छी स्कीमें चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से देश का उद्धार हो जाएगा, पर वो कोविड के बाद होगा। इस समय हमें संघर्ष करना है महामारी से, और संघर्ष करना है भूखमारी से, दोनों से। और लोगों को स्वस्थ रखना है, लोगों को खाते पीते रखना है, और साथ साथ धीरे धीरे, जो कि बहुत धीरे धीरे करना होगा, कि अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करना है। उसके बाद थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट है ये थोड़ा विश लिस्ट होगा, पर उसके बाद का होगा। धन्यवाद। थैंक यू। सुरेंद्र जी आपके पास वापस। जी हाँ, धन्यवाद साकिब जी। इस सेशन को जिस तरीके से हम चाहते थे, मुझे लगता है कि उस तरह से गया, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेशन है डेवलपमेंट को लेकर, उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रयास चल रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पॉलिसीज को लेके आ रही है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, उससे आशा है कि जो जो एक्सप्रेशन आज हमारे इकोनॉमिस्ट पैनलिस्टों ने दिया है वो शायद वो मीट कर सके, और डेफिनेटली इट विल फ्यूचर में उसका एक रूप देखने को हमें मिलेगा। और आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद जो सेशन है वह माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी का है और सलम त्रिपाठी जी का है। तो रीता जी ज्वाइन कर रही हैं हमें, तो मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी को हम सुनेंगे। माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी इस समय सांसद इलाहाबाद से हैं, और इसके पहले वह कैबिनेट मिनिस्टर थी योगी सरकार में, और उन्होंने राजनीतिक जीवन में तो काफी लंबा सफर तय किया है। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेशन है उसे मीट करने के लिए क्या क्या चाहिए वो हाईलाइट करेंगी माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। लग रहा है कि रीता जी का संपर्क हो नहीं पा रहा, मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। हमारे साथ माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी आ गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि रीता जी का परिचय पहले मैंने करा दिया कि वर्तमान में आप सांसद हैं लोकसभा इलाहाबाद से, और पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर थी योगी सरकार में। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी से कि आप युवाओं का मार्गदर्शन करें।
जी। थोड़ा ऑडियो कनेक्शन में समस्या आ रही है रीता जी के साथ। एक बार फिर हम जुड़ने का कोशिश करेंगे। तब तक मैं सल्लम मणि त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। तब तक हम कोशिश कर रहे हैं रीता जी से जुड़ने का। धन्यवाद सत्येंद्र जी। आज लोक नीति के तत्वाधान में जो उत्तर प्रदेश यंग थिंकर्स मीट का जो आयोजन किया है आप लोगों ने, सबसे पहले तो मैं आप सभी को साधुवाद दूंगा इस बेहतरीन आयोजन के लिए। मुझे लगता है मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। एक बहुत ही स्वस्थ और एक बहुत ही शानदार परिचर्चा आप सबने रखी है, और मुझे इस बात के लिए आपने जो अवसर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को लेकर आप सबको जानकारी दूं और आपके सवालों का जवाब दूं, इस अवसर के लिए आप सभी का बहुत हृदय से आभारी हूं। उत्तर प्रदेश को लेकर आप सब जानते हैं कि पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है उसको लेकर एक प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा का भाव है। और देश के बाहर से भी बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से समीक्षकों ने इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की प्रशंसा की है कि जिस तरह से पूरी आपदा को उन्होंने ना सिर्फ एक चुनौती के तौर पर लिया, एक बहुत सकारात्मक तरीके से उससे एक जंग लड़ी, बल्कि उस पूरी आपदा को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, कि आपदा को अवसर में बदलने का भी उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा राज्य है, आप जानते हैं, सबसे बड़ी आबादी है, जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो तमाम सारे राज्यों की सीमाओं से जुड़ता है और नेपाल जैसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ता है। तो जाहिर तौर पर आप सबसे बड़ी आबादी होने के बाद, सबसे बड़ा राज्य होने के बाद, सबसे तमाम राज्यों से जुड़े होने के चलते आपके सामने चुनौतियां भी बहुत होती हैं। और सबसे बड़ी जो चुनौती वो ये थी कि हमारे जो खुद के जो भाई बंधु थे तमाम सारे दूसरे राज्यों में, जो एक काम की तलाश में गए थे, उनके साथ जब उनकी वापसी शुरू हुई तो 35 से 36 लाख के करीब जो हमारे प्रवासी भाई थे, उनको सकुशल उनके घरों तक पहुंचाना, उनके लिए रोजगार का अवसर पैदा करना, ये निश्चित तौर पे हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 घंटे, 19 घंटे इसको लेकर रणनीति बनाई। और आप सब जानते हैं कि कोविड के फ्रंट पे रहा हो, आज उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कोविड बेड है। तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आज उत्तर प्रदेश ने खुद को खड़ा किया। 36 जिलों में वेंटिलेटर नहीं थे, 36 जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने नोएडा में रातों रात MSME सेक्टर के लोगों से बात की, रातों रात वेंटिलेटर की यूनिटें खड़ी कराई। और इतना ही नहीं कि वेंटिलेटर जो 12-13 लाख में पिछली सरकारों में खरीदे जाते थे, वो मुख्यमंत्री जी ने 1.25 लाख 1.5 लाख में खरीदे। आज हमारे हर जिले में 4 से 5 वेंटिलेटर अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश में पुलिस हो, प्रशासन हो, सबने इस तरह का काम किया कि अगर आपको याद हो तो जब अचानक बहुत सारे प्रवासी भाई बॉर्डर पे आके डट गए थे, बहुत बड़ी चुनौती थी कि उनको कैसे उनके घरों तक पहुंचाना है। उस वक्त में उत्तर प्रदेश के जो सारी प्रशासनिक मशीनरी थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने झोंक दिया कि आप जाइए, लोगों के घरों तक खाना पहुंचाइए। और उत्तर प्रदेश में लोग कहने लगे हैं कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं, पिछली सरकारों में जब गांव में घुसती थी तो लगता था कि वो लोगों को पीटने आ रहे हैं, पकड़ने आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जब पुलिस की गाड़ी घुसती है
तो वो लोगों का खाना लेकर आती है, लोगों की दवा लेकर आती है। कोटा के बच्चों की कहानी आपने सुनी होगी, कैसे कोटा में हमारे बच्चे, करीब 12,500 से ज्यादा बच्चे फंसे थे, उनको लाया गया। आज जो विषय है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी छवि प्रस्तुत की है पूरी दुनिया के सामने कि आज दुनिया की तमाम जो कंपनियां हैं, तमाम उद्योग हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ आशा भरी नजर से देख रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का सफाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद सारी फाइलों को देखते हैं, कोई निवेश करना चाहता है, अगर वो इच्छुक है, उसके लिए क्या किस तरह का हम इंतजाम कर सकते हैं, किस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं, किस तरह का सहयोग कर सकते हैं, किस तरह यहाँ पर रोजगार लगे, हमारे जो नौजवान है उनको वहां पे एकोमोडेट किया जाए, सारी चीजें मुख्यमंत्री जी की खुद नजर में होती है। अभी इन्वेस्ट यूपी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत बिल्कुल एक सिंगल विंडो सिस्टम है कि अगर आप कोई कारोबार लगाना चाहते हैं तो आप आइए, 1000 दिनों तक कारोबार लगाइए, और 1000 दिनों तक आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा कि आपने लाइसेंस लिया कि नहीं लिया, आपने फायर सर्विस की एनओसी ली कि नहीं ली। केवल पर्यावरण की आपको एक एनओसी लेनी है, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और वो भी एक फिक्स टाइम में मिलनी है। उसका एक टाइम फिक्स किया गया है कि वो 72 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर डिपार्टमेंट ने आपको नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि डिपार्टमेंट ने आपको दे दिया, खुद आपको एनओसी प्राप्त होगी। तो एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत किसी को भी कोई भी कारोबार लगाना चाहता है, 1000 दिनों तक के लिए आए, कारोबार लगाए, और आखिरी 100 दिनों में वो लाइसेंस से लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है। कोई कारोबार लगाना चाहता है, उसको बैंकों के साथ, तमाम बैंकों के साथ जोड़ा गया है कि सस्ते दर पर उसको जल्द से जल्द उसको लोन मिले। उसके साथ ही साथ किसी भी तरह की एक जो आप कह सकते हैं इंस्पेक्टर राज था लाइसेंस के नाम पर, उस इंस्पेक्टर राज का पूरी तौर पर सफाया किया गया। 10,000 करोड़ का लोन इस कोविड पीरियड के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने बांटा है एमएसएमई सेक्टर को। और यही कारण रहा कि एमएसएमई सेक्टर की बहुत सी कंपनियां, मुख्यमंत्री जी जहां एक तरफ कोविड के फ्रंट पे लड़ रहे थे, एक तरफ लोगों को जहां बेहतर चिकित्सा मिल सके, हम जाने बचा सके। आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, करीब 80,000 लोगों का आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि डब्ल्यूएचओ से लेकर तमाम जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के बहुत मर्मज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा था कि साहब यहाँ पे तो 80,000 मौतें हो सकती थी। लेकिन एक तरफ कोविड के फ्रंट पे लड़ते रहे, दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था की जो पटरी है, अर्थव्यवस्था की जो पहिया है, वो रुकना नहीं चाहिए, उसको लेकर दिन रात प्रयास करते रहे। और उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ जब कोविड के दौरान भी 10,000 करोड़ का फंड बांटा गया, तमाम सारी एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां थी, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ उसको स्वीकार किया, रोजगार के अवसर पैदा किए। और कोविड के दौरान हमारी 119 चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें लगातार चलती रही, एक भी दिन बंद नहीं हुआ। किसानों के खातों में पैसे पहुंचे, उसका परिणाम ये हुआ, लोगों को रोजगार मिलता रहा। करीब 12,500 के करीब ईंट भट्ठे थे, वो लगातार चलाए गए। जो कोल्ड स्टोरेज थे, उनको लगातार चलाया गया। उनके लिए जिन जरूरी चीजों की सप्लाई थी, जैसे जो चीनी फैक्ट्री है, चीनी मिल है, उसको चलाने के लिए अमोनिया की आवश्यकता पड़ती है, चूने की आवश्यकता पड़ती है, सारी सप्लाई चेन बाधित न हो पाए, इसको लेकर लगातार सरकार पहले दिन से प्रतिबद्ध रही। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी हमारे यहाँ बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, हम उनको पहले दिन से उनकी स्केलिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने पहले दिन से तय किया था कि इनको सबको रोजगार देना। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है, ये 36 लाख प्रवासी भाई जो लौट रहे हैं, ये हमारे लिए हमारे खुद के लोग हैं। हम इनको बोझ नहीं बनाएंगे, बल्कि इनको हम चुनौती और इनको अवसर के तौर पर बदलेंगे। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री जी ने पहला प्रवासी भाई यहाँ उत्तर प्रदेश जो आए, उनकी भी स्किल मैपिंग कराई कि कौन किस काम में दक्ष है। अगर कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई पंजाब में काम कर रहा है, तमाम राज्यों में उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है आप सबने देखा कि महाराष्ट्र की पुलिस थी, वो उनको बसों में, ट्रकों में बैठा बैठा भेज रही थी कि आप अपने राज्य वापस जाइए। पंजाब की पुलिस उनको उत्तर प्रदेश भगा रही थी। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की कि सारे बॉर्डर्स पे आप पानी के टैंकर लेके खड़े रहिए, फूड पैकेट्स लेके खड़े रहिए, और जो भी प्रवासी आते हैं उनको टेंट में बैठाइए, उनको भोजन कराइए, भोजन कराने के बाद उनका हेल्थ चेकअप कीजिए, हेल्थ चेकअप करने के बाद उनको सरकारी क्वारंटीन में भेजिए, उसके बाद होम क्वारंटीन में भेजिए, और साथ में उनको फूड पैकेट और उनको 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देकर भेजिए। लेकिन साथ में जो पहला प्रवासी हमारे यहाँ आया, उसकी स्किल मैपिंग भी उन्होंने कराई कि आप कौन सा काम करते आए, आप दूसरे राज्य में थे, कौन से काम में दक्ष थे, या आप कौन सा काम करना चाहते हैं। उनका बाकायदा एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे का आज परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 36 लाख जो प्रवासी कामगार लौटे हैं। हमारे पास एक एक व्यक्ति का पूरा डेटा अवेलेबल है कि एक एक व्यक्ति कौन से काम में दक्ष है, किसको पेंटिंग अच्छी आती है, किसको आर्किटेक्चर का काम बढ़िया आता है, कौन जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बढ़िया कर सकता है,
कौन जो है वाहन चालक अच्छा है, तो पूरे 35-36 लाख लोगों का हमारे पास एक पूरा डेटा अवेलेबल है। और उसी का परिणाम है कि जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों से बात की, एमएसएमई सेक्टर के लोगों से बात की, तो 11.5 लाख तो तत्काल डिमांड उद्योग जगत से आई। 11.5 लाख पर उत्तर प्रदेश सरकार एग्रीमेंट कर चुकी है कि जिनको 11.5 लाख लोगों को काम दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो एक ईमानदार व्यवस्था नजर आ रही है, बहुत सी कंपनियां हैं। देखिए, एक जूते की कंपनी है जिसने आगरा में इच्छा जताई और आगरा में उनका प्रोसेसिंग, उनके लिए जमीन का और तमाम जो चीजें हो सकती है वो शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आप को इस आपदा काल में एक निश्चित तौर पे इस आपदा को अवसर में बदला है और अपना एक मापदंड पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जिसका परिणाम है कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनके अंदर इस बात को लेकर पहली बार एक इच्छा शक्ति जगी है कि हमारा राज्य है, हमें यहाँ पर काम मिलेगा। बहुत से प्रवासी भाई हैं जिन्होंने कहा कि जब हम वहां से दुत्कारे जा रहे थे, महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से, तो हमें लगता था हमारा कोई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके ये महसूस हुआ कि हमारे राज्य के मुखिया हमारे साथ खड़े हुए। तो आज इस तरह की भावना उत्तर प्रदेश के नौजवानों में पैदा हुई है और मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि यहाँ पर रहकर ही हमें काम देना है। बाकी जो जाना चाहे तो कहीं भी जा सकता है, किसी राज्य में जा सकता है, लेकिन हम अपने नौजवानों को उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ रोजगार देंगे बल्कि उनको इस तरह का खड़ा करेंगे कि वो रोजगार देने योग्य हो। कल प्रधानमंत्री जी ने परसों एक कार्यक्रम हुआ, आपने देखा होगा, एक दिन में 1.25 करोड़ का रोजगार दिया गया और उसमें बहुत सी बहनें थी जिन्होंने कहानी बताई अपनी प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी बहुत खुश हुए। उन्होंने ये बताया कि कैसे उन्होंने आपदा काल के दौरान पौधों की नर्सरी लगानी शुरू की और 8-10 महिलाओं ने मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उन्होंने पौधे बोने शुरू किए और 20 लाख का पौधा उन्होंने आपदा काल में बेचा है, जिसको सरकार ने खरीदा है। इसी तरह लोगों ने गाय की डेयरी कर ली, जो बाहर से, गुजरात से कुछ लोग आए जिनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ गायें खरीदी और दूध की सप्लाई शुरू कर दी। सरकार ने कुछ दूध खरीदा, कुछ लोगों ने खरीदा। तो इस तरह के अवसर उन्होंने पैदा किए और 1.25 करोड़ का रोजगार देना अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जिसको लेकर पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश की तरफ देखा है। तो पूरी तौर पर जो भी काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने योग्य बने, ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है और इस दिशा में जो भी बन पड़ेगा उसको सरकार करेगी। धन्यवाद सलभ जी। सलभ, आप सुन रहे थे सलभ मणि त्रिपाठी, जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के मीडिया एडवाइजर भी हैं और पूर्वांचल में काफी हद तक जितना भी हर संभव सहायता होती है पूर्वांचल के लोगों का करने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच जिनका हम वेट कर रहे थे काफी देर से, हमारी मुख्य अतिथि इस सेशन की माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी, सांसद इलाहाबाद, पूर्व में आप कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार भी रही हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय रीता बहुगुणा जी अपना संबोधन इन युवाओं को करें। रीता जी। सबको नमस्कार। और मैंने बहुत गौर से शलभ जी की बात सुनी। उन्हें एक बहुत ही व्यापक रूपरेखा जो हमारी सरकार ने की उपलब्धियां हैं, जो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की आपके सम्मुख रखी। यंग थिंकर्स ग्रुप है और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई और योगी जी की यूपी में 2017 में सरकार आई, सारा फोकस हमारी सरकारों का यूथ के ऊपर ही रहा है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार बनाएं कि हमारे युवा उसमें एक अहम भूमिका निभा सकें। और अब उसका कारगरता उसकी अब नजर आ रही है, जब कोविड ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया और ऐसे में लाखों प्रवासी हमारे वापस लौट कर उत्तर प्रदेश आए। और शलभ जी, सिर्फ वही लोग नहीं आए हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने ले ऑफ किया है। एक कंपनी से हजारों लोग निकाले जा रहे हैं, उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही। रोज मेरे पास 2, 4, 10 लोगों के फोन आते हैं कि 24 साल मैंने रोजगार कर लिया, मैं कहाँ जाऊंगा। तो प्राइवेट सेक्टर का जो ले ऑफ हो रहा है, ये भी एक हमारे लिए। मेरी बात सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। तो मैं ये कह रही थी कि वो भी एक समस्या है जो कि इसको कंप्यूट कर रही है, इसको बढ़ा रही है। और जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं बार बार और बहुत सही कह रहे हैं कि हर दिक्कत की स्थिति में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है। तो ये अवसर है भारत के लिए खड़ा होने का। और उत्तर प्रदेश में तो ओडीओपी का पहले से चल रहा है। हमारे कुटीर उद्योग, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग
बहुत ज्यादा विकसित हैं। 96 लाख ऐसे उद्योग हैं हमारे पास। 4000 करोड़ रुपए अभी बांटकर हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि जो थोड़ा मध्यम गति से चल रहे हैं वो और सक्रिय हो। जैसा अभी आपको शलभ जी ने बताया कि सबके स्किल्स को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है कि कौन क्या इस चीज में प्रवीण है, ताकि उसके अनुरूप उसको रोजगार दिलाया जा सके। एमएसएमई में हो, एमएसएमई के बाहर हो, सरकार में हो। और इसके साथ साथ मनरेगा में जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए मनरेगा में बहुत बड़ी जगह बनाई गई है। 40% वृद्धि मनरेगा में उत्तर प्रदेश में की गई है और इससे भी बहुत ज्यादा का लाभ उन प्रवासियों को मिल रहा है जो अनस्किल्ड हैं। साथ ही साथ 1000 रुपए हर एक के खाते में डालना, उनको अनाज का किट देना, हजारों लोगों को जो है वो कौशल के हिसाब से उनको किट्स बांटना ताकि वे अपने अपने व्यवसाय को गांव में और कस्बों में शुरू कर सकें। ये एक बहुत अच्छी पहल हमारी योगी सरकार की रही है। और योगी सरकार ने साथ ही साथ जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, जो वापस लौटे हैं, उन सबके राशन कार्ड बनाने का भी काम किया है। तो मैं तो गांव को का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरी 4.5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रूरल हैं, ग्रामीण हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के उपलब्ध जो प्रयास हैं उससे लोग सराहना कर रहे हैं, उससे काफी हद तक संतुष्ट हैं। और जो किसानों के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए जो भी नए कानून बनाए गए, जिसमें पूरी बाजार खोल दी गई है, वे अपनी मर्जी से कहीं पर भी अनाज बेच सकते हैं। उनको किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिए गए हैं, करीब करीब 9 करोड़ पे आ जाएंगे, अभी 6.5 करोड़ हैं। ये सारी चीजें अगर जोड़ ली जाए तो अब आ जाता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और योगी सरकार की जो एफिशिएंसी है, इनकी जो दक्षता और योग्यता है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओडीओपी को लेकर एमएसएमई को बढ़ावा देते हुए जिस तरह से स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स को एक मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, ये योगी ही कर सकते थे। और इसीलिए पूरे विश्व में उनकी प्रशंसा हो रही। मैं तो काफी आश्चर्यचकित हुई जब एक दिन पाकिस्तान के टीवी ने, वहां के जर्नलिस्ट ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को योगी जी से सीखना चाहिए। 23 करोड़ की आबादी, और देखिए कोविड को किस तरह से उन्होंने संभाला, और जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स के साथ वो खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने मुरादाबाद जैसे जगहों पर जहां कोरोना वॉरियर्स के साथ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ लोगों ने अभद्रता की, सख्त कार्रवाई की, लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया, जिस तरह से हमारी पुलिस ने, डॉक्टर्स ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सफाई कर्मचारियों ने, निगमों ने जिस तरह से काम किया, मैं समझती हूँ जनता का सहयोग और हर तंत्र को खड़ा कर देना, ग्रुप ऑफ 11 बना देना, उनको अपने रोज मीटिंग करना, 2-2, 2.5 घंटा कांटेक्ट में रहना। मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्रियों ने एक सांसद से कम 3-3, 4-4 बार संवाद किया, स्वयंसेवी संस्थाओं से किया, व्यापार मंडलों से किया। तो मैं ये जो एक आपदा की स्थिति है, एक अनिश्चितता की स्थिति है, इसमें जो काम कर सकती है सरकार वो कर रही है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत लोग वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें ये लगता है कि हमारी कमाई बहुत अच्छी थी। तो ये देश सबका है, वापस जहाँ भी ट्रेनें वापस जा रही हैं, लोग वापस जा रहे हैं, तो ना हम सबको यहाँ रोजगार दे रहे हैं, जो वापस जाने जा रहे हैं उनको सुविधा भी दी जा रही है। तो योगी जी को हम सबको बधाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कल जब आत्मनिर्भर भारत का उत्तर प्रदेश का लॉन्च किया, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की उन्होंने प्रशंसा की, तो ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि योगी जी ने मोदी जी के साथ, प्रदेश ने केंद्र के साथ मिलकर इस आपदा से लड़ाई लड़ी। अन्यथा हमारी भी वही स्थिति होती जो कई प्रदेशों की हुई है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि यंग थिंकर्स आज इकट्ठे हुए हैं, यंगस्टर्स आप सब एक साथ हैं, और ऊर्जा के तो भंडार हैं आप लोग। और ऊर्जा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो इस समय पावर की स्थिति है वो भी बहुत संतोषजनक है, बहुत अच्छी है, बेहतर है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों के व्यू पॉइंट्स चाहिए, किस तरह से इसको और विकसित किया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर यूपी भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाता था,
अगर वो इतने इतने प्रधानमंत्री दे सकता है, अगर आज के प्रधानमंत्री भी यूपी के हैं और मुख्यमंत्री सक्षम हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपके अगर सकारात्मक सुझाव आएंगे तो उनके बल पर उत्तर प्रदेश सिर्फ इस आपदा से ही नहीं निकलेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बाकी प्रदेशों को पीछे छोड़कर अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ। और निश्चित रूप से आप लोगों का यूथ का सहयोग बहुत आवश्यक है। आप अपने पक्ष को रखिए, अपने सुझाव को रखिए। मुख्यमंत्री खुद ही युवा हैं, वो आपको साथ लेकर चले। धन्यवाद। जय। माननीय सांसद जी धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो माननीय सांसद जी से या माननीय सलभमणि त्रिपाठी जी से तो आप पूछ सकते हैं। साधना झा का प्रश्न है। साधना जी, जिससे पूछना चाहती हूँ उनका भी नाम बोलें। देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र जी इस समय वर्तमान में वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में शोध के छात्र हैं और पत्र पत्रिकाओं में भी लिखते रहते हैं। देवेंद्र जी। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। हाँ, हमें रीता मैम से पूछना है। मैम, नए नए रोजगार तो बन रहे हैं यूपी में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं भी हो रही हैं, बट इतने सालों से जो जेके जूट मिल बंद हो रखा है, बहुत सारे बंद हो रखे हैं, उनके वर्कर इधर उधर चले गए हैं, उनका रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं मिला है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं वो, बहुत लोग सुसाइड तक कर लिए हैं वहाँ का। उसके बारे में योगी सरकार कुछ नहीं सोच रही है कि आखिर इतने सारे वर्कर उसमें कर रहे हैं, तो उनको मिलना चाहिए सालों का, कुछ तो उनके बारे में सोचे। साधना जी, आपका कनेक्शन, आप वीडियो अपना ऑफ कर दीजिए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। आप सुन सकती हैं? सुनाई दे रही है मैम। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी लेबर पॉलिसी है और जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी वो आपकी समझ है। प्रधानमंत्री जी का और सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे वो हमारे पब्लिक सेक्टर सेंटर के हो या स्टेट के हो, अगर वो जीवंत तो हो सकते हैं, जी सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ाया जाए, खड़ा किया जाए। अब जिनके आप टेक्सटाइल मिल्स की बात करते हैं, 30-40 साल पहले लिटिगेशन में गई, लिटिगेशन में जाकर वो बंद हो गई, तो उनको रिवाइव करना संभव नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि कई जगह पर आपको मालूम है कि कोर्ट ने डिसीजन कर दिया कि लिक्विडेटर एस्टैब्लिश कर दिया, नियुक्त कर दिया, तो जब कोर्ट लिक्विडेटर बना देती है तब राज्य के हाथ से सब कुछ निकल जाता है और तब लिक्विडेटर ही तय करता है, तब सरकार के लिस्ट से वो कंपनी निकल जाती है। लेकिन इसके बाद भी हमारा प्रयास चल रहा है। आप योगी जी को देखिए, कितने शुगर मिल्स को उन्होंने रिवाइव किया। समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की शुगर मिल सब बंद कर दी गई थी, पर क्योंकि 6-7 साल में बंद हुई थी तो एक एक करके योगी जी ने सबको खड़ा कर दिया और सब रिवाइव हो गई। लेकिन बेटा, जो 30 साल 40 साल पहले बंद हो गई हो, जिनका मशीन भी नहीं बची है, उनको रिवाइव कर पाना बहुत कठिन है और अगर लिक्विडेटर हो गया तो असंभव हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये वचन दे रही हूँ कि हमारी सरकार ने जो फैसला किया है कि हम प्राइवेट सेक्टर को जितनी सहयोग दे रहे हैं उतना ही हम पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स को देंगे जो लाभकारी है। लेकिन एक बात समझो कि ट्रेड करना अब सरकार का काम प्रोडक्शन करना नहीं, ये 1990-91 के बाद पॉलिसी चेंज हुई है, फ्री मार्केट पॉलिसी आ गई। लेकिन हमको चाइना से लड़ना है, आत्मनिर्भर होना है, इंडियन इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, बिग इंडस्ट्रीज को, सारी इंडस्ट्रीज को पूरा सपोर्ट देने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार का आया है। तो विश्वास रखिए कि जो कुछ सरकार के बस में वो करें। देवेंद्र जी का प्रश्न है। देवेंद्र जी ने लिख भी दिया था, जो वो देवेंद्र जी का प्रश्न सलभ जी के लिए है। जो श्रमिक वापस आए हैं पूर्वांचल के विकास में, उनका उपयोग सरकार कैसे कर रही है, क्या योजनाएं बन रही हैं? देवेंद्र जी, जैसा कि मैंने बताया था कि
उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है कि जब प्रवासी भाई यहाँ पहुंचना शुरू हुए तो उनके स्वास्थ्य की, उनके भोजन, तमाम उनके रहने की व्यवस्था के साथ साथ जो एक काम एडिशनल किया गया, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने स्किल मैपिंग कराई। और आज हमारे पास जो हमारे करीब 36 लाख प्रवासी भाई आए हैं, एक एक व्यक्ति का पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उस डेटा से बहुत तरह की मदद मिली, बहुत तरह का उपयोग हुआ। वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ काम करते थे, उनके फिर जिन गांव में गए वहां पर निगरानी समितियां बनाई गई ग्राम प्रधानों की मदद से, पार्षदों की मदद से, तो उन पे निगरानी भी हो पाई कि उनकी वजह से कोरोना स्प्रेड ना हो। लेकिन साथ साथ स्किल मैपिंग कराने का फायदा ये हुआ कि हमारे पास आज 36 लाख लोगों का एक पूरा डेटा बैंक अवेलेबल है और कोई भी कंपनी बिना श्रमिकों के, बिना कामगारों के, बिना दक्ष लोगों के नहीं चल सकती। उत्तर प्रदेश की जो एमएसएमई की इकाइयां हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं जिनको लगा कि हाँ, ये मुख्यमंत्री जी ने जो डेटा अवेलेबल कराया, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई बार उनको बाहर से श्रमिक बुलाने पड़ते थे। और जैसे ये डेटा तैयार हुआ, डेटा बैंक एस्टैब्लिश हुआ, उसके साथ ही साथ यहाँ की 11.5 लाख जो कंपनियां थी, उन्होंने बाकायदे एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया, कंपनियों ने किया कि 11.5 लाख हमें आपसे श्रमिक चाहिए, जो एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां थी। तो 11.5 लाख लोगों का तो सीधे तौर पर वहां पर उनको रोजगार की व्यवस्था हुई। साथ ही साथ जो 90 लाख हमारी एमएसएमई की जो इकाइयां हैं, मुख्यमंत्री जी ने उन इकाइयों की भी मैपिंग कराई। और जो वहां पर लोग थे उनसे कहा कि आप अपनी इकाइयों को और बेहतर करिए, आपको लोन चाहिए हमसे लोन लीजिए, और कम से कम एक रोजगार अपनी इकाई में आप क्रिएट करिए। अगर 90 लाख इकाइयां हैं, अगर एवरेज एक भी अगर रोजगार की व्यवस्था वहां बनती है, तो आप समझिए किस तरह की रोजगार की व्यवस्था वहां पर हो रही है। एक और काम किया कि उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले सत्र से स्टार्टअप को लेकर एक बाकायदे कोर्स शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि अब बच्चों को जो ग्रेजुएट लेवल पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके लास्ट ईयर में एक कोर्स वर्क होगा जो स्टार्टअप को लेकर होगा। अगर आप कोई कोर्स वर्क करना चाहते हैं तो आपको बाकायदे उसके लिए 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, जरूरत पड़ने पे 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। आप जाइए, एक पूरा अपना कोर्स करके आइए, स्टार्टअप को लेकर आइए, और अगर आपका फॉर्मूला हिट होता है तो उसको कोर्स में आगे भी उसको सम्मिलित किया जाएगा और आपको उसके नंबर मिलेंगे, आपको बाकायदे छुट्टी मिलेगी और आपको उसके लिए लोन की व्यवस्था कराई जाएगी। फार्मा, एक पूरा फार्मा का हब बनाने की एक पूरी तैयारी चल रही है कि जो हमारे जो उत्पाद हैं ऐसे जिनके जरिए हम आयुर्वेद की दवाइयां, उसके साथ जो फार्मा के सेक्टर में जो दवाइयां क्रिएट कर सकते हैं, उन्नाव के आसपास उसको लेकर जमीनें भी तलाशने का काम शुरू हो गया है। तो लगातार मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि ये जो हमारी 36 लाख के करीब जो प्रवासी हैं वो, और जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, वो हमारी ताकत है। हम उनको कोई उनको अपने ऊपर बोझ नहीं मानते, हम उनको ताकत मानते हैं। जैसा कि दूसरे राज्यों ने उनको बोझ माना, दूसरे राज्यों ने उनको अपने यहाँ से भगाया। आज आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र तक से रिक्वेस्ट आने लगी है कि आप कृपया करके भेजिए, हमारे यहाँ तमाम इंडस्ट्रीज चलनी शुरू हो। और इसी का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग में इस बार, चीनी पैदा करने में इस बार नंबर 1 पे रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। महाराष्ट्र जो कभी नंबर 1 हुआ करता था, वो आज हमारे आधे पर है। महाराष्ट्र की चीनी मिलें बंद हो गई, वहां पे नहीं चल पाई फैक्ट्रीज, क्योंकि उन्होंने सम्मान नहीं दिया। आज हमारे यहाँ चीनी मिलें चलती रही, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम रिकॉर्ड उत्पादन कर पाए हैं, रिकॉर्ड उनको पैसा भुगतान कर पाए हैं किसान भाइयों को। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को महसूस किया कि ये प्रवासी जो आ रहे हैं, ये हमारी ताकत है। पिछली सरकारों ने इनको बोझ समझा था, हमने इनको अपनी ताकत समझा है, हमने इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। और इसीलिए आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड पीरियड के दौरान ही श्रमिक कल्याण बोर्ड बनाया गया है, जिसमें जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनके और जो कामगार हैं उनके बीच में एग्रीमेंट एस्टैब्लिश किया गया है कि साहब आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम लीजिए, पर सबको रोजगार दीजिए, और उस 2 घंटे एक्स्ट्रा काम का आप उनको एक्स्ट्रा भुगतान करिए। तो इन तमाम तरीकों से उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। और आने वाला दिन उत्तर प्रदेश के लिए आप देखिएगा कि ये आपदा जैसे जैसे समाप्ति की तरफ बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश एक बिल्कुल उभरता हुआ देश, जिसको कभी बीमारू राज्य के तौर पर माना जाता था, आज जैसा रीता दीदी ने बताया कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट तारीफ कर रहे हैं, तो इन सबकी मेहनत है। रीता जी ने भी बहुत मेहनत की है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर, मंत्री के तौर पर रहते हुए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो निश्चित तौर पे हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और प्रयास यही है कि जो भी हमारे आए हैं प्रवासी भाई, उनके लिए रोजगार के अवसर हम यहीं पैदा करें। उसके बाद उनको हो सकता है बेटर अपॉर्चुनिटी किसी स्टेट में मिले, वो वहां जाने के लिए भी स्वतंत्र है। धन्यवाद सुलभ भाई। इसके बाद एक प्रश्न है दयानिधि जी का। दयानिधि जी। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न रीता दीदी से है कि जिस तरह से उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक कुंभ का सफल आयोजन किया, चूंकि उस क्षेत्र से वो निर्वाचित माननीय जनप्रतिनिधि हैं,
तो जो एक एकता में अनेकता का और एकात्मकता का जो संदेश है वो विश्व भर में पहुंचाने की उनकी व्यक्तिगत सोच क्या है, ये मेरा आग्रह है। ऐसा विचार हम सबके समक्ष है। आज का अगर आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा तो आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा, पढ़ा होगा। देखिए, भारत की अब जो नीति है वो बिल्कुल पंथ निरपेक्ष की है। हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट है कि डेवलपमेंट में, विकास में ना जात, ना पात, ना नस्ल, ना धर्म, कोई आड़े नहीं आएगा। हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इसीलिए आप देखिए कि किस तरह से भारतवर्ष में जो भी, चाहे वो समाज में सामाजिक कल्याण के हमारे कार्यक्रम हो, अन्यथा रोजगार के हो अथवा आर्थिक हो, सारे पूरे भारत को साथ लेकर चलने का एक प्रयास है। और इसीलिए भारत इतना मजबूत है। अभी हर धर्म का सम्मान होता है इस देश में और हर एक की योग्यता का भी सम्मान होता है। और जब से भाजपा आई है उसमें तो योग्यता आप देख ही रहे हैं कि एक छोटा सा निम्न व्यक्ति जो कि शायद कहीं किसानी करता हो या कहीं छोटे से ढाबे में काम करते हो या प्रधानमंत्री जी जैसे चाय की दुकान में काम करते हो, वो बड़े से बड़े पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो एक युवाओं को एक लक्ष्य अपने निर्धारित करने में प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद आया है कि अगर आप अपने लक्ष्य को स्थापित करें तो आप अब्दुल कलाम भी बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी बन सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात बेटा ये होती है कि आपको स्वयं में विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास है। और राष्ट्र की अनेकता में एकता को जो खंडित करना चाहते हैं उनको नजरअंदाज करके और राष्ट्र को सीधे मार्ग पे ले जाने का काम अगर हर व्यक्ति करेगा तो मैं समझती हूँ ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। और मेरा क्षेत्र तो आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है। वर्तमान में तो हम लोग कोविड से संघर्ष कर रहे हैं किसानों के हित के लिए, और नैनी का जो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो बहुत प्रभावित हुआ है, तो उसको मैं बचाने में और बढ़ाने में लगी हुई हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपने कार्यकाल में 5 साल का, जो मेरा 4 साल बचे हैं सांसदी के कार्यकाल का, नैनी को निश्चित रूप से मैं रोजगार का हब बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रही हूँ, उसमें सफल भी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी दीदी, चूंकि आपने औद्योगिक क्षेत्र की बात की तो मैं उस प्रश्न से जोड़ते हुए एक प्रश्न और है मेरा कि चूंकि मध्य प्रदेश के समीपी कई जिलों में एक औद्योगिक इकाइयों का अभाव दिखता है और मुझे लगता है कि जो उपलब्ध संसाधन है तो उनका संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बहुत ही समुचित ढंग से उसका सदुपयोग कर सकता है। इस दिशा में क्या सोच है? अच्छी बात तो ये है कि दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री है वो समंजस से काम करते हैं। बुंदेलखंड में विशेषकर आपने देखा हो कि बुंदेलखंड करीब करीब आधा आधा हम दोनों के पास है, एक के बाद 7 जिले, एक के बाद 6 जिले। और बुंदेलखंड का जो भी वहां पर प्रोजेक्ट्स आते हैं या जो भी अभी जैसे वाटर शेयरिंग का हो रहा है या आपने देखा कि जो बुंदेलखंड पैकेज आ रहा है, इन सब में हम दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड का जो एक्सपेरिमेंट है वो और जगहों पर भी जा सकता है क्योंकि हमारी कंटिग्यूअस है, हमारी जो सीमाएं हैं मिलती है पूरी तरह से। तो और दिक्कतें भी एक सी, उधर मिर्जापुर बॉर्डर को ले लीजिए, सोनभद्र को, तो उस वहां भी एक अलग तरीके की समस्याएं हैं। तो क्योंकि मोदी जी विश्वास करते तभी नीति आयोग का गठन भी हुआ कि नीति आयोग के माध्यम से सामंजस्य भी बिठाया जाए और आर्थिक विकास दोनों का मिलकर कैसे हो। हमारे मुख्यमंत्रियों की कई बार आपस में बैठक भी हो चुकी है, आपसी जो जैसे चित्रकूट की समस्या थी कैसे उसको डेवलप किया जाए, दोनों मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों के बीच में चर्चाएं हुई। टाइम तो लगेगा, ये वाला 5 साल हमारे लिए बहुत अहम था। जमीन तैयार थी, अब इमारतें बननी शुरू होनी थी, तो कोविड ने थोड़ा ढीला किया है, लेकिन यकीन मानो बेटा अभी आने वाले 2 साल में बहुत अंतर आएगा और हम लोगों को मिलकर काम करना है। दोनों मुख्यमंत्री सक्षम है, जरूर कुछ होगा। धन्यवाद दीदी। रीता जी ने जो प्रश्न उठाया चित्रकूट विकास का, वो लगातार वर्षों से पीछे पड़ा हुआ था और जिस तरीके से माननीय योगी जी और माननीय शिवराज जी चौहान दोनों ने मिलकर आपस में सूझबूझ और सामंजस्य से उसको आगे बढ़ाया है, वो अनुकरणीय है। 2 प्रश्न आखिरी हैं, एक तो सबा बहादुर सिंह जी हैं जो दिल्ली में हैं और दूसरे विमर्श जी हैं जो बिट्स पिलानी से पढ़ने के बाद बेंगलोर में टेक्नोक्रेट हैं। सबा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न माननीय सलभ जी से था।
हेलो। जी 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 बताइए। जी सलभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत अच्छा इस समय लग रहा है कि हमारा जो प्रदेश है फल फूल रहा है, और अभी कल भी हमने सुना कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो रुकी हुई थी और आगे बढ़ते हुए जा रही हैं कई योजनाएं। और मेरे मन में ये विचार एक चल रहा था और प्रश्न भी था कि जैसे अभी कृषि क्षेत्र में हमारे प्रदेश में हाई वैल्यू क्रॉप और एरोमेटिक क्रॉप हो गई, पंचगव्य कृषि हो गई, जैविक कृषि हो गई, इनकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और चूंकि मैंने अभी 13 साल पंचगव्य पे ही काम किया है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई जगहों पे जाके हमने इसको कराया है, पर अब हमारा मन में खुद का ये विचार चल रहा है कि अपने प्रदेश की तरफ हम रुख करें, क्योंकि जो यहाँ पे हम रह के कर रहे हैं दिल्ली में, अगर हम अपने प्रदेश में करते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हमारे साथ जितने युवा जुड़े हुए हैं, चूंकि टेक्निकल फील्ड से रहा हूँ, तो जितने भी अभी जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं या जितने और भी युवा हैं, सबका यही कहना है कि अगर हम इस सेक्टर में आते हैं कृषि क्षेत्र में, तो हमें शुरुआत में मार्केट कैसे उपलब्ध होगी, क्योंकि बीच में अभी मैंने कुछ गांवों की और ग्राम पंचायत आपको पंचायत। रोक रहा हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त कर दें, समय अभाव है, माननीय सांसद जी को भी जाना है, सलभ जी को भी जाना है। जी सभा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने सवाल पूछा, महत्वपूर्ण सवाल, और मैं आपका मंतव्य समझ गया। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, आप आइए। उत्तर प्रदेश के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी आबादी है और साथ बहुत बड़ा बाजार भी है, और बहुत से नौजवान आप जैसे जो हैं वो यहाँ पर संभावनाओं को लेकर आए और आज उन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। कल प्रधानमंत्री जी ने परसों जिन लोगों से बात की थी, उनकी अगर आप बात सुनेंगे तो आपको बहुत सारी अंकुरित होती हुई संभावनाएं नजर आएंगी। आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश आज पूरी तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, संभावनाओं का प्रदेश है। और एक उदाहरण दूंगा, किसी उत्तर प्रदेश में पहले कारोबार नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उनको किसी दिन धमकी की कॉल आती थी, कभी उनकी हत्याएं होती थी, कभी उनके साथ कोई गुंडागर्दी होती थी, अपहरण की धमकियां दी जाती थी। आज योगी जी के उत्तर प्रदेश में अपराधी खुद गले में तख्ती लगाकर जाता है थाने के अंदर, और तख्ती पे लिखा होता है कि साहब ठेला चला लेंगे लेकिन हम क्राइम नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचारी 450 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेज चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में पहली बार सालों से अटकी जो भ्रष्टाचारियों की फाइलें थी, लोग बर्खास्त किए गए हैं। एक जो फार्मा पार्क बनाया जा रहा है वो इसी लक्ष्य के साथ है, जो आपने कहा बहुत बड़ा फार्मा पार्क है, उसमें अगर आप आना चाहते हैं, कुछ कृषि क्षेत्र में करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य जिसने किसानों का कर्जा माफ किया, अपने दम पर किया, कोई पैसा हमने नहीं लिया, और ये था कि हमको अपने दम पर करना है। उसके बावजूद आप देखिए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम है वह भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी आई है। आज रीता दीदी आपको बताएंगी कि रीता दीदी जब कैबिनेट मंत्री बनी तो इन्होंने गाड़ियां घटा दी, अपने स्टाफ कम कर दिए। मुख्यमंत्री जी को जो पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आते थे तो सिस्टम था कि अगर कोई मुख्यमंत्री आएगा तो उसके लिए पहले 5 मर्सिडीज गाड़ियां खरीदी जाएंगी, और जब हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने काम संभाला तो अधिकारी उनके सामने भी फाइल लेके गया कि साहब नई गाड़ियां आ जाए, 5 मर्सिडीज आपकी भी आनी चाहिए, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री पुरानी गाड़ियों पर नहीं चलता। और मुख्यमंत्री जी ने वो फाइल उठाकर अधिकारियों के मुंह पे दे मारी और कहा कि मुझे सिर्फ एक गाड़ी चाहिए, बाकी गाड़ियां आप बांट दीजिए, मैं पुरानी गाड़ी से चलूंगा। तो हमारे खर्चों में कटौती हुई। आज हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और आप जैसे नौजवानों का स्वागत है उत्तर प्रदेश में। आप आइए, बहुत संभावनाएं हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको जो इंस्पेक्टर राज 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में नजर आता था कि हर फाइल को मूव होने के लिए भी आपसे तमाम तरह की अपेक्षा की जाती थी, आज कोई अपेक्षा नहीं है। आप काम शुरू करिए, कोई परेशान करेगा तो मुख्यमंत्री जी का जन सुनवाई पोर्टल है, वहां से सीधे उसके खिलाफ कार्रवाई। आखिरी प्रश्न विमर्श जी। विमर्श विमर्श जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट करें, बोलिए। हेलो जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हम लोग को? नहीं, विमर्श जी की आवाज नहीं आ रही है। मोहित है IIT गुवाहाटी से। मोहित। सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, क्या बात? हाँ, मैं पिछले साल 2019 में कुंभ में गया था। तो कुंभ से लेके अभी तक जो कोविड तक जो भी मैनेजमेंट की बात है, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम नहीं है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि मैनेजमेंट के अलावा भी जो एक दूरगामी सोच होती है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच,
उसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें से मेरा प्रश्न माननीय श्री शलभ त्रिपाठी जी से है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और सोलर पावर बेस्ड इक्विपमेंट्स, चाहे वो सबमर्सिबल पंप हो या और भी फैसिलिटी हो किसानों के लिए, उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या पॉलिसी है और आगे क्या और वेलफेयर करने का इरादा है, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया हमारे प्रयास को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले का आप उत्तर प्रदेश याद कीजिए तो आपको अखबारों में, गर्मियों के दिनों में आपको अखबारों में एक तस्वीर बहुत अमूमन रोज दिखती थी कि बिजली को लेके कहीं कोई उपकेंद्र फूंका जा रहा है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी आपको तस्वीरें नहीं मिलेंगी। उसका कारण क्या है कि एक तो पावर के क्षेत्र में हमने बेहतर काम किया, जैसा कि रीता दीदी ने बताया। दूसरा, सोलर एनर्जी को लेकर भी जो आप कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में आज जो संभावनाएं हैं, आज हमने ग्रीन बिल्डिंग्स का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। आज जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो नई चीजें बन रही हैं, उसमें इस बात को लेकर जोर है कि हमें कम जो बिजली का हो उसमें खर्च कंजम्पशन किया जाए, और साथ ही साथ बहुत सी चीजें जो सोलर एनर्जी के थ्रू हम चला सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि कृषक भाइयों के लिए है, उसमें सब्सिडी दिया हुआ है, उसको बहुत आसान कर दिया है। पहले ये सब्सिडी प्रभावशाली लोगों को मिलती थी। पहले किसी जिले में 10 पंप आते थे सब्सिडी वाले, तो पता चल रहा है कि वो जो प्रभावशाली नेताजी हैं या कोई अधिकारी है उनके परिवार में लग गया। आज उसकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में की गई है, और एक आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी सिफारिश ना हो, कोई जानने वाला नहीं हो, वो जाता है, अप्लाई करता है, उसको सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप मिलते हैं, उसको सोलर एनर्जी से मिलने वाले प्लांट्स मिलते हैं। और आप उत्तर प्रदेश में आके अगर आप देखिएगा तो बहुत से लोग, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने वो व्यवस्था कर दी है कि आप अपना प्लांट क्रिएट करिए, और प्लांट क्रिएट बनाने के साथ साथ आप अगर एक्स्ट्रा बिजली पैदा कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार को बेचिए। उत्तर प्रदेश सरकार आपसे खरीद रही है। तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये सारे प्रयास ऐसे हैं जिनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। एक निष्पक्षता से काम हुआ है, ईमानदारी से काम हुआ है, और बहुत से लोग जिन्होंने अपना खुद का एक सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उससे वो लोगों की भी सेवा कर रहे हैं, खुद का भी काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार को सस्ती दर पर बिजली देकर अपना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, सरकार के जरिए आम लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। फिनिश, समाप्त करिए। सत्येंद्र जी, आप अनम्यूट नहीं है। विमर जी की आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद सभी का। Can you hear me now? Can you hear me now? Please. So can I have a question, Satyendra ji? Yeah, please. Yeah, good afternoon everyone, and thank you for this opportunity, Satyendra bhaiya. So my question is to both Geeta ma'am and Shalabh ji. So when we talk about UP, the main asset which I feel is about from UP is the population. We are 1/6 of the India's population, and India is 1/6 of the world population. So at the time when we are talking about Atmanirbhar Bharat and to do something of our own, there are a lot of technology enthusiasts like me who are working in Bangalore in some chip design company, and we have a lot of my friends working in different social media companies as well. We want to create something of our own which can be used specifically first for the UP because we have a good market there, we have a good number of population, and then eventually it can be, you know, to a national level. So is there any plan from the UP government to do something of like sort of this where we can, you know, be of help to those government, because we have a lot of ideas, but the only thing is we need a platform, and if government takes some initiative because of good market, because of a good number of population, and it can be further extended to the entire India. We are seeing China having its all sorts of its own country-made things, and when we are talking about Atmanirbhar Bharat, I think this is something which the government should definitely look upon. So is there anything from the government which is taking some initiative like this, Shalabh ji? निश्चित तौर पे देखिए, मैंने कहा आपसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों जो बात की है, उनमें गोंडा से अपने एक भाई जुड़े थे, और उन्होंने कहा कि साहब हमने 11.5 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया था, और मुझे लोन कब मिल गया, कैसे मेरे अकाउंट में आ गया, कितनी जल्दी आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज जो सरकार कार्य कर रही है वो किसी परिवार के लिए काम नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का परिवार 23 करोड़ की जनता है। ये 23 करोड़ की जनता उनका परिवार है। और मैं सिर्फ एक उदाहरण के साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक वक्त आया जब उनके खुद के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया था, जब उनके अपने परिवार में एक बहुत दुखद घटना हुई थी,
और उस वक्त उन्होंने देखा कि एक तरफ 23 करोड़ के लोग हैं और एक तरफ मेरा व्यक्तिगत दर्द है, और उन्होंने 23 करोड़ के लोगों के दर्द को देखा। आज उत्तर प्रदेश में उन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौतरफा संभावनाओं से भरा हुआ है। और आप आइए, अपने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ प्लान करिए। आपको डिपार्टमेंट में अधिकारियों को सीधा इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी लेकर आता है आप उसको एंटरटेन करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको लैंड को लेकर कोई चीज चाहिए उनको उसमें मदद करेंगे, उनको लोन दिलाने में मदद करेंगे। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इसलिए भी संभावनाओं का बहुत बड़ा इसलिए भी बाजार है क्योंकि आसपास के राज्य, बहुत से राज्य उत्तर प्रदेश पर निर्भर हैं। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है। आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता है। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सलभ भाई जुड़ने के लिए। मेरे ख्याल से रीता बहुगुणा जोशी जी भी जा चुकी हैं, उनका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसके बाद हम 2 बजे से सेशन में हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भूपेंद्र चौबे जी होंगे और मालिनी अवस्थी जी होंगी। उसके बाद हमारा जो वैलिडिटी सेशन है उसमें माननीय राम माधव जी, अपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय हृदयनाथ दीक्षित जी और राज्य सभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश नारायण जी होंगे। तो कृपया उस समय जुड़ें। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।